तो हमने आपको बताया है कि इस पूरे अर्थ पे हम जो कुछ भी देखते हैं, वट एवर थिंग्स वी सी, ये सब का सब आपका छोटे छोटे किससे बना हुआ है? एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। किससे मिलकर बना हुआ है? एलिमेंट से मिलकर बना हुआ है। जो कुछ भी आप देख रहे हो, कोई भी मैटर जो आप देख रहे हो अपने आसपास में, वो सब किससे मिलकर बना हुआ है? एलिमेंट से। और इन एलिमेंट्स को अगर हमारे पास कितने एलिमेंट्स हमारे पास नेचर में? 118। तो अभी तक साइंटिस्ट लोगों ने जो एलिमेंट्स का खोज किया है, वो अभी उसका नंबर कितना है हमारे पास? 118। और ये जो 118 एलिमेंट्स है, सबका अपना अपना फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा, अपना अपना केमिकल प्रॉपर्टीज होगा। तो उनके प्रॉपर्टीज के सिमिलरिटीज के आधार पर हमने क्या कर रखा है कि सारे एलिमेंट्स को हमने 3 ग्रुप में बांट रखा है। कितने ग्रुप में बांट रखा है? 3 ग्रुप में। मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। कौन कौन है? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स। अब मैं एक लाइन इसमें और जोड़ रहा हूं 10th के अकॉर्डिंग। 10th में जो आपको जो बात कहा गया है, 10th में ये बोला गया है कि सारे एलिमेंट्स को हमने 2 ही ग्रुप में बांटा है। ठीक है, सारे एलिमेंट्स को हमने कितने ग्रुप में बांटा है? ओनली 2 ग्रुप्स। कौन कौन? मेटल्स और नॉन मेटल्स। ऑन द लेवल ऑफ 10th, क्लास 10th, हमारे पास कितने ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स हो गए? 2, मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या कि मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, नॉन मेटल्स के फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, फिर उनका हम केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। और इतना ही पढ़ना है बस इस चैप्टर में, और कुछ नहीं पढ़ना है। कौन कौन सा प्रॉपर्टी? फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी, बस। आप देखोगे तो वही है इसमें। आप देखो इसमें क्या है? यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। और ये जो रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, ये असल में कौन प्रॉपर्टी है? केमिकल प्रॉपर्टी है ना। रिएक्शन मतलब कौन सा प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टी। और लास्ट में प्रॉपर्टीज ऑफ क्या है? आयनिक कंपाउंड। बस इतना ही चैप्टर आपको पढ़ना, इतना ही टॉपिक आपको पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टी किसके बारे में? मेटल्स के बारे में स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मेटल्स किसको बोलते हैं? तो वैसा एलिमेंट्स, दोज एलिमेंट्स विच आर मेलिएबल, डक्टाइल, लस्ट्रस एंड आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसको हम क्या बोलते हैं? मेटल्स। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये मेलिएबल किसको बोलते हैं? जिसको कि हम क्या कर सकते हैं बताइए आप लोग? which can be beaten into thin sheets, ductile which can be drawn into thin wire, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है कि जो कि जिसके द्वारा हीट क्या हो जाए? पास कर जाए। जिसके द्वारा क्या इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाए? पास कर जाए। तो ध्यान दीजिएगा, जब सारे एलिमेंट्स के बारे में स्टडी किया गया तो देखा गया कि कुछ एलिमेंट्स जो थे, है ना, मैक्सिमम एलिमेंट्स जो थे वो हीट को पास करा दे रहा था, इलेक्ट्रिसिटी को पास करा दे रहा था, है ना। वो गुड कंडक्टर ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ कि वो गुड कंडक्टर ऑफ क्या थे? हीट थे। और क्या थे? इलेक्ट्रिसिटी थे। फिर उनको जब हम हैमरिंग करते थे तो वो क्या होते थे? थीन शीट्स में क्या होता था? कन्वर्ट हो जाता था। जब उनको हम वायर्स के फॉर्म में बनाना चाहते थे वो बन जाते थे। तो कुछ एलिमेंट्स इस प्रॉपर्टी को शो करते थे और कुछ एलिमेंट्स इस प्रॉपर्टी को शो नहीं करते थे। तो जो भी एलिमेंट्स इस प्रॉपर्टी को शो किया उसको हमने क्या बोल दिया? मेटल्स। और जो शो नहीं किया उसको हमने क्या बोल दिया? नॉन मेटल्स। तो डिफाइन करने के लिए हम कैसे करेंगे कि क्या बोलेंगे मेटल्स के बारे में? दोज एलिमेंट्स दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मेलिएबल एंड डक्टाइल आर कॉल्ड मेटल्स। इसका मतलब ये नहीं कि इसके पास नई प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज है, बट डिफाइन करने के लिए मैंने कुछ प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया है। क्लियर है? उसके बाद देखो वो कैसे होते हैं, मेटल्स कैसे होते हैं? हार्ड, लस्ट्रस। लस्ट्रस का मतलब होता है जिसका सरफेस कैसा हो? शाइनिंग सरफेस हो। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है? सरफेस कैसा हो? शाइनिंग। सरफेस चमकेगा उसका, है ना, चमकेगा तो क्या बोलते हैं उसको? लस्ट्रस। उसके बाद क्या होगा? स्ट्रॉन्ग, हेवी एंड क्या? सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है? जो उसको हम पीटेंगे तो उसका साउंड कैसा आएगा? रिंगिंग साउंड आएगा। ठीक है, चलिए फिर आप देखो मेटल्स का सबसे बड़ा गुण क्या होता है कि मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? लूज करते हैं अपने आप को स्टेबल स्टेट में लाने के लिए। समझ में आ रहा है कि मेटल्स व्हाट डज मेटल्स डू? दे लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव। तो मेटल्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस। क्यों बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस? बिकॉज दे लूज। इसमें क्वेश्चन आ सकता है, मेटल्स आर कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन, गिव रीजन। तो क्या बोलोगे कि मेटल्स लूजेस देयर इलेक्ट्रॉन्स टू कम इन कौन सा स्टेट? स्टेबल स्टेट। और इसी कारण से मेटल के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। इसलिए मेटल को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयन। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा मात्रा में जो अर्थ क्रस्ट में जो मेटल जो हमारा पाया जाता है वो कौन सा मेटल है? एल्यूमिनियम। कितना परसेंट? 7%। उसके बाद कौन है? आयरन। फिर कौन है? कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम एंड मैग्नीशियम। तो व्हाट नेम द मेटल विच इज प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इन मोस्ट अबेंडेंट क्वांटिटी? कितना परसेंट? उसके बाद कौन है? कितना परसेंट? वेरी गुड।
अब देखो मेटल्स का हम लोग इस्तेमाल अपनी लाइफ में बहुत सारे काम चीजों में करते हैं, जैसे कि हम लोग फैन है, स्विंग मशीन है, कार है, बस, ट्रक, ट्रेन, ये सब किससे बना हुआ होता है आपका? मेटल से। अब हम बात कर रहे हैं नॉन मेटल का, तो अगले स्लाइड पे जाने से पहले खुद डिफाइन कर देते हैं। इसमें हमने क्या बोला है कि दो एलिमेंट्स विच आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर मेडिएबल एंड डक्टाइल आर कॉल्ड क्या? मेटल। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? नॉन मेटल। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? नॉन मेटल्स का डेफिनेशन हो जाएगा। तो क्या होगा? दो एलिमेंट्स which are bad conductor of heat and electricity, which are bad conductor of heat and electricity and are neither malleable nor ductile are called non-metals। एक बात और ध्यान रखिएगा, मेटल्स जो होते हैं वो सारे जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। वो जनरली मैक्सिमम किस स्टेट में पाए जाते हैं? सॉलिड स्टेट में। लेकिन नॉन मेटल जो होता है आपका तीनों स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, गैस में भी, ठीक है। चलो देखते हैं नॉन मेटल्स के बारे में। देखो यहाँ पे दो एलिमेंट विच डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल आर कॉल्ड नॉन मेटल्स। मतलब नॉन मेटल्स जो होते हैं वो हीट को पास नहीं कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं कराते हैं, ना ही वो थीन शीट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, ना ही वो वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं। फिर एग्जाम्पल में कौन कौन नॉन मेटल्स हो गया? कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियोन, आर्गन। ये सब किसका नाम है आपका? नॉन मेटल्स का। आप ध्यान देना 118 एलिमेंट्स की मैंने बात की है आप लोगों के सामने। 118 एलिमेंट्स में 22 के आसपास जो है वो केवल कौन है? नॉन मेटल्स है, ठीक है। और नॉन मेटल्स आपका तीनों शेड में एग्जिस्ट करता है, जिसमें से 22 की अगर मैं बात करूं उसमें 10 क्या है आपका? 10 नॉन मेटल किससे शेड में पाया जाता है? सॉलिड। एक नॉन मेटल किससे पाया जाता है? लिक्विड। वो कौन सा नॉन मेटल है? ब्रोमीन। कौन सा है? ब्रोमीन। ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन विच स्टेट? लिक्विड स्टेट। और 11 नॉन मेटल्स जो होते हैं वो किस स्टेट में पाए जाते हैं? गैस के फॉर्म में पाया। क्लियर है? चलो, ऑल नॉन मेटल्स आर सॉलिड और गैस एक्सेप्ट वन इज लिक्विड कॉल्ड ब्रोमीन। अब बताओ, मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, तो नॉन मेटल्स क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। जब गेन करेगा तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव या इलेक्ट्रो नेगेटिव? इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स। इन नॉन मेटल्स को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स, बिकॉज दे गेन इलेक्ट्रॉन टू अचीव इट्स नोबल गैस कॉन्फिगरेशन या टू अचीव इट्स स्टेबल स्टेट। और इसीलिए हम नॉन मेटल्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो नेगेटिव आयंस। समझ में आ रहा है ना? मेटल्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रो पॉजिटिव। अब देखो, आपको पता होना चाहिए कार्बन जो होता है सबसे ज्यादा नॉन मेटल कौन पाया जाता है? कार्बन। और कार्बन ही जो है हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन लगभग जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर प्रेजेंट है ना। और देखो यहाँ पे कार्बन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन मेटल्स बिकॉज ऑल ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ इज बेस्ड ऑन कार्बन कंपाउंड। एग्जाम्पल क्या? प्रोटीन में भी कार्बन होता है। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, ऑक्सीजन, जो कि हमारे बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या है? जरूरी है। और इन सब में क्या प्रेजेंट होता है? सो कार्बन हम लोग के लिए लाइफ के लिए, लाइफ को एग्जिस्ट कराने के लिए कौन सा एलिमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है नॉन मेटल में? कौन? कार्बन। अब बताओ, सबसे ज्यादा नॉन मेटल कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन। अर्थ क्रस्ट की बात कर रहे हैं हम, एयर की बात नहीं कर रहे हैं, एटमोस्फेयर की बात नहीं, कहां की बात कर रहे हैं? अर्थ क्रस्ट के अंदर। तो अर्थ क्रस्ट के अंदर हमारे पास सबसे ज्यादा नॉन मेटल कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन। कितना %? और उसके बाद कौन है? सिलिकॉन। कितना है? 56%। फिर फॉस्फोरस 26% और फॉस्फोरस एंड सल्फर। क्लियर है? चलिए, अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। धड़ाधड़ पढ़ेंगे हम, ठीक है। आप लोग स्लाइड देते रहना, मैं यहीं से बोलूंगा, क्योंकि सब कुछ रिवाइज है, सब कुछ पहले से लोग पढ़े हुए, और ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो। बचपन से पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो? आपको हम लगता है क्लास 4-5 से ही पढ़ाया जा रहा होगा, सब 6 से। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है फिजिकल प्रॉपर्टी? मेटल्स आर लस्ट्रस। मतलब मेटल्स का सरफेस कैसा होता है? शाइनी। और सबसे ज्यादा लस्ट्रस मेटल कौन होता है आपका? गोल्ड एंड सिल्वर। और आपको पता होगा सबसे ज्यादा बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट कौन होता है? सिल्वर। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। मेटल्स आर लस्ट्रस, क्लियर है? बिकॉज मेटल्स हैव शाइनी सरफेस, देयरफॉर मेटल्स आर लस्ट्रस एंड मोस्ट लस्ट्रस मेटल्स आर गोल्ड एंड सिल्वर। चलिए आगे नेक्स्ट क्या है? मेटल्स आर जनरली हार्ड। इसमें एक्सेप्शन में कौन है? सोडियम और पोटासियम। यानी कि आपको प्रॉपर्टीज ज्यादा पता होना चाहिए। कौन सी? एक्सेप्शन। एग्जाम में ज्यादातर क्या आने के चांसेस है? एक्सेप्शन ही आने के चांसेस है, इसलिए एक्सेप्शन को ज्यादातर दिमाग में घुसाना है आपको। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, मेटल्स जनरली किस स्टेट में पाए जाते हैं? हार्ड होते हैं। ये स्ट्रांग होते हैं, हार्ड होते हैं। लेकिन दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि वो हार्ड नहीं होते हैं। कौन कौन? सोडियम और पोटासियम। एंड दे आर सो सॉफ्ट दैट वी कैन कट इट बाय अ नाइफ। इसको हम नाइफ से भी काट सकते हैं। क्वेश्चन आ सकता है, नेम एनी 2 मेटल्स विच कैन बी कट बाय द हेल्प ऑफ ए नाइफ। तो क्या हो जाएगा? सोडियम एंड पोटासियम।
या ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेटल्स आर हार्ड, मेटल्स आर जनरली हार्ड, बट देयर आर टू मेटल्स विच आर सॉफ्ट एज दे कैन बी कट बाय अ नाइफ। तो आप क्या काम दोगे उसका? सोडियम एंड पोटेशियम। चलो क्लियर हो गया। अब हार्डनेस जो होता है मेटल्स का, ये वैरी करता है। क्या सारे मेटल्स एक ही जैसे हार्ड होते हैं क्या? नहीं, कुछ ज्यादा हार्ड होता है, कुछ कम हार्ड होता है। तो लिखा हुआ द हार्डनेस ऑफ मेटल्स वैरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। और सबसे ज्यादा हार्ड कौन मेटल्स होते हैं? जनरली आयरन हो गए, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये सब क्या होते हैं? वेरी हार्ड। एक्सेप्शन में कौन याद रखना है? सोडियम और पोटेशियम। इसको कोई चीज काट सकते हैं नाइफ से, मतलब बहुत सॉफ्ट होगा। आगे मेटल्स आर मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब होता है कि जिसको हम पीटेंगे ना, हैमरिंग करेंगे तो दे कैन कन्वर्ट इनटू थिन शीट्स। कॉपी का शीट देखते हो, पेज का शीट, उस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये किसका प्रॉपर्टी है? मेटल्स का। तो मेटल्स आर मेलिएबल। मतलब मेलिएबल का मतलब क्या होता है? इट कैन बी बिटन इनटू थिन शीट्स विद अ हैमर। क्लियर है यहां तक? अब बताओ सबसे ज्यादा मेलिएबल मेटल कौन होता है? गोल्ड एंड सिल्वर। कौन कौन होता है? गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, देखो यहाँ पे, और देखो आप देखो यहाँ पे कॉपर जो होता है, मेकिंग होते हैं कॉपर से हम लोग क्या बनाते हैं? कॉपर भी तो मेलिएबल मेटल है। इसीलिए क्या बजा रहे हैं? ये विवाह समारोह चल रहा है। ये हम 2 घंटा बाद आएंगे, चल जाएगा काम। 5 मिनट लेट आइए चलेगा, 10 मिनट आएगा, मतलब 20 मिनट लेट आएगा। ना स्कूल है ना कुछ है। बैठिए उधर बैठिए, कोना में इधर आपको जगह है, लेकिन उधर बैठिए। चलिए, तो देखो मोस्ट वेल्यूएबल मेटल्स कौन कौन है? गोल्ड एंड सिल्वर। कोई दिक्कत? आप लोग देखते हो सिल्वर का हम डेकोरेटिंग स्वीट्स को डेकोरेट करते हैं उसके फॉइल से। चलो, अब पैकिंग भी करना होता है तो देखना फॉइल आता है एल्युमिनियम का, आता नहीं है? उससे हम पैकिंग करके देते हैं। रोटी वोटी अगर गर्म रखना हो तो। चलिए आगे बढ़ा जाए, इसमें आगे बढ़ा जाए। चलिए, इसमें टाइम वेस्ट करना मतलब अपना बर्बादी, क्योंकि फालतू का टॉपिक है देखा जाए तो। ये सब एग्जाम में नहीं आता। एग्जाम में कौन सी आएगा? खाली एक्सेप्शन। क्या आएगा? केवल एक्सेप्शन। उस पर ध्यान रखिएगा। मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स क्या होते हैं? डक्टाइल। मतलब दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। ठीक है, सबसे ज्यादा डक्टाइल मेटल कौन है? गोल्ड एंड सिल्वर। कौन कौन है? गोल्ड एंड सिल्वर। आपको बता दें, गोल्ड जो होता है, 1 ग्राम गोल्ड में कितना किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो? 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। 1 ग्राम गोल्ड में कितना? 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। इससे ये बात है गोल्ड बहुत ही ज्यादा डक्टाइल मेटल है। क्लियर है? चलो अब आते हैं, आपको पता होना चाहिए वायर जो होता है वो किससे बना होता है? कॉपर का, एल्युमिनियम का। क्यों? बिकॉज इट हैड डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। और डक्टिलिटी प्रॉपर्टी नहीं होता तो क्या वायर बनाते उसका? नहीं बनाते। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स जो होते हैं हीट के गुड कंडक्टर होते हैं। मतलब अगर एक छोर में आप हीट कीजिएगा तो वो हीट ट्रांसफर होकर कहां चला जाएगा? दूसरे छोर पे। क्यों? बिकॉज मेटल हीट को क्या कराता है? पास करा देता है। पास जो करा जाए उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर। क्या बोलते हैं? तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन होता है? सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए। चलिए, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। आयरन का मेल्टिंग हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है मेटल के पास। उसमें आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 1535 डिग्री सेल्सियस। कॉपर का कितना होता है? 1000 डिग्री सेल्सियस। एक्सेप्शन में कौन आता है? सोडियम, पोटेशियम, गैलियम और केजियम। उसमें भी मेन एक्सेप्शन में कौन आएगा? गैलियम एंड केजियम। और इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इतना कम होता है कि इसको आप हाथ पे रखोगे रूम टेम्परेचर पे तो वो क्या हो जाएगा? पिघल जाएगा। इट विल मेल्ट एट सिंपल रूम टेम्परेचर। क्यों? आपको देखो गैलियम में कितना टेम्परेचर है और इसका कितना है? ये याद रखिए, गैलियम और केजियम। नेम 2 मेटल विच मेल्ट्स ऑन द पाम ऑफ आवर हैंड एट रूम टेम्परेचर। कौन होगा? गैलियम है। गैलियम में कितना होता है? 30। केजियम में कितना होता है? 28। क्योंकि रूम टेम्परेचर हमारा 24-25 का आसपास होता है कि नहीं होता है? 22-23-24 का आसपास होता है रूम टेम्परेचर। तो 30 है तो बात हो ही जाएगा। कुछ देर रख दोगे तो क्या हो जाएगा? वो पिघल जाएगा। चलो आगे नेक्स्ट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता तो क्या हमारे पास तार कॉपर का बनता? क्या तार एल्युमिनियम का बनता? क्यों बन रहा है कॉपर का एल्युमिनियम का? बिकॉज कॉपर एल्युमिनियम क्या है? मेटल्स। और मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर है? और सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन होता है फिर? सिल्वर। हाँ, सिल्वर भाई साहब पीछा नहीं छोड़ेंगे। हर जगह कौन सी मिल रहा है? बेस्ट का जहां बात आ रहा है कौन सी आ रहा है? लेकिन होता है महंगा है ना? शायद कोई घर में होगा जिसमें सिल्वर का तार लगा होगा। क्या इतना क्या मेरी नहीं छाया हुआ है कि हम सिल्वर का तार लगाएंगे हम लोग घर में? बिकॉज इसमें करंट का लॉस बहुत कम होगा इसमें। लेकिन इसका हम लोग इसका ये कैसा होता है? बहुत ही कॉस्टली होता है, इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? आगे बढ़ा जाए। एक चीज पर ध्यान रखना है कि जो वायर के ऊपर जो इंसुलेशन किया जाता है, वायर जो होता है देखते हो
तार के ऊपर इंसुलेशन होता है, रेड ब्लू ब्लैक होता है कि नहीं होता है, जो भी कलर का, तो वो इंसुलेशन हम किसका चाहते हैं, पीवीसी का। और पीवीसी का फुल याद रखिए क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है, ये इंसुलेटर होता है। क्या होता है, इंसुलेटर। और इसका कोटिंग चढ़ाया जाता है किसके ऊपर, वायर के ऊपर। क्लियर है, चलो। फिर क्या है, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल जो होता है रूम टेम्परेचर में जनरली किस स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में। लेकिन एक एक्सेप्शन है कौन, मरकरी। मरकरी किस स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड में। फिर मेटल्स आर सोनोरस, मतलब मेटल्स को आप हैमरिंग करोगे, मारोगे तो वो कैसा साउंड देगा, रिंगिंग साउंड देगा। इसीलिए उसके पास कौन सा प्रॉपर्टी है, सोनोरस प्रॉपर्टी। अगर मेटल के पास सोनोरस प्रॉपर्टी होता तो घंटी जो बजाते हैं टन 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 ऐसे बजाते हैं ना, तो क्यों बजता है घंटी, बिकॉज उसके पास कौन सा प्रॉपर्टी है, सोनोरस। ठीक है, द मेटल्स दैट प्रोड्यूस साउंड ऑन स्ट्राइकिंग इट हार्ड ऑन इट सरफेस आर सेड टू बी सोनोरस। क्लियर है। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सोनोरसनेस। एग्जांपल में क्या होगा, मेकिंग बेल्स हो गया, स्ट्रिंग्स हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो हम बजाते हैं, है कि नहीं, क्यों बजता है वो, बिकॉज उसके पास कौन सा प्रॉपर्टी होता है, सोनोरस प्रॉपर्टी। चलो एक बार रिवाइज करते हैं फटाफट। बताइए, मेटल्स आर चलिए इसमें आपको एक्सेप्शन बताइएगा। मेटल्स करंटली हार्ड, एक्सेप्शन में कौन आ जाएगा, सोडियम और तो कौन चीज से काट सकते हैं, लाइट से काट सकते हैं। मेटल्स आर मेलिएबल, विच आर द मोस्ट मेलिएबल मेटल्स, गोल्ड एंड सिल्वर। चलिए बहुत अच्छा। आगे मेटल्स आर डक्टाइल, 1 ग्राम गोल्ड में कितना लंबा तार बना सकते हैं, ठीक है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। बताइए सबसे पुअरर कंडक्टर ऑफ मेटल कौन है, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछता है एग्जाम में, लीड और मरकरी। ये पूछता है, इसलिए फिर से भूल गए थे बताना आपको, ये तो नीचे था, देखिए मेरा ध्यान ही नहीं गया वहां पे। पुअर कौन होता है उसमें, लीड, और कौन होता है, मरकरी। ये सबसे में याद रखिएगा, समझ में आ रहा है, लीड और कौन, मरकरी। ये पुअर कंडक्टर ऑफ क्या है, हीट। नेक्स्ट, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड, ठीक है। सबसे आयरन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 1535 डिग्री सेल्सियस। अब बताओ कौन सा ऐसा 2 मेटल्स है जिसको हाथ पर रखेंगे तो वो पिघल जाता है, गैलियम और, व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ गैलियम एंड केजियम, 30 डिग्री सेल्सियस एंड, वेरी गुड। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप बताइए व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीवीसी, मेटल्स आर सॉलिड एट एक्सेप्शन मरकरी। मरकरी एक्सिस्ट विच स्टेट, मेटल्स आर सोनोरस। सोनोरस का मतलब क्या होता है, अगर उसको हैमरिंग करेंगे कैसा साउंड देगा, रिंगिंग साउंड। वेरी गुड। अब नाउ आते हैं कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल्स ठीक उल्टा आ जाएगा, नॉन मेटल क्या होगा, ठीक उल्टा। किसका उल्टा, मेटल के प्रॉपर्टीज का उल्टा हो जाएगा। तो देखो ये कैसे उल्टा होता है। तो नॉन मेटल्स, और हमने पढ़ा कि मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, और नॉन मेटल्स में क्या हो जाएगा, नॉन मेटल्स आर नाइदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल, दे आर ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, उसको पीटने जाओगे तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, अगर उसको आप हैमरिंग करोगे, मारोगे तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है। फिर ब्रिटलनेस क्या हो गया, वो प्रॉपर्टी जिसके द्वारा कोई भी सब्सटेंस क्या हो जाए, टूट जाए, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, ब्रिटलनेस। फिर हमने पढ़ा कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन में इसमें कौन है, सल्फर। क्या एक्सेप्शन में क्या है, सल्फर। चलिए, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। वो इलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन में आ जाएगा, क्या जाएगा, इलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन। क्योंकि ग्रेफाइट क्या है, कोई एलिमेंट नहीं है। ग्रेफाइट कार्बन का क्या है, एक रूप है, कार्बन का एक फॉर्म है, ठीक है। तो उसको बोल सकते हैं, एग्जांपल में क्या आ जाएगा, इसमें सल्फर से क्या चाहते हो, ग्रेफाइट। लेकिन ग्रेफाइट लिखने से पहले क्या लिखोगे, इलेक्ट्रोप ऑफ। देखो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच इज इलेक्ट्रोप ऑफ कार्बन, ये डाल सकते हो सेक्शन में। चलो आगे। हमने पढ़ा कि मेटल्स आर लस्ट्रस, तो नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, उसका अपीयरेंस बहुत ही डल होता है। और एक्सेप्शन में क्या आ जाएगा, आयोडीन। याद रखना, आपको एक्सेप्शन याद रखना है। एक्सेप्शन में कौन आएगा, आयोडीन। आयोडीन इज अ नॉन मेटल विच इज लस्ट्रस। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, ठीक है। ओनली वन नॉन मेटल एक होता है जो कि बहुत ही हार्ड होता है, वो भी कार्बन का क्या है, एलोट्रोप है, उसका नाम क्या है, डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस फाउंड ऑन द अर्थ। डायमंड जो है अर्थ पे पाया जाने वाला सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। बात समझ में आ रहा है, नेचुरल सब्सटेंस है बोल रहा हूं, कौन सब्सटेंस, नेचुरल सब्सटेंस। मैं आर्टिफिशियल की बात नहीं कर रहा, आर्टिफिशियल में हमारे पास सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस है। नेचुरल सब्सटेंस जो अर्थ क्रस्ट में पाया जाने वाला जो सबसे हार्डेस्ट होता है वो कौन है, डायमंड। और डायमंड कोई आपका एलिमेंट नहीं है, वो एक एलिमेंट का इलेक्ट्रोप है। किस एलिमेंट का,
कार्बन का। डायमंड इज एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन विच इज वेरी हार्ड। नॉन मेटल्स में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, कहां पे? एट रूम टेम्परेचर। और याद रखिएगा मेटल्स के बारे में क्या पढ़ा? मेटल्स आर जनरली एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, जिसमें एक था आपको जो आपको लिक्विड में पाया था कौन? मरकरी। याद है कौन था? मरकरी। वेरी गुड। अब यहां आते हैं, नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन आपका एक्सेप्शन है भाई, आपका हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन था? डायमंड। तो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? 3500 डिग्री सेल्सियस। ये एक्सेप्शन में याद रखना आप लोग। फिर नॉन मेटल्स आर वेरी लो डेंसिटी। फिर नॉन मेटल्स आर नॉन सोलोरस। मेटल्स आर सोलोरस, नॉन मेटल्स आर नॉन सोलोरस। और मेटल्स जो होता है जनरली उसका कलर बहुत ही लिमिटेड होता है। मेटल्स का कलर क्या होता है? जनरली लिमिटेड होता है, ग्रेस के जैसा होता है जनरली। लेकिन अगर नॉन मेटल्स में उसका कलर क्या होता है? बहुत सारा कलर्स में पाया जाता है नॉन मेटल्स। क्लियर है? अब हम बात करें केवल और केवल एक्सेप्शंस की। Now we will talk about only exceptions, and this slide is very important for all of you from the examination point of view. ठीक है, अब दोनों का कॉम्बिनेशन सबका इकट्ठा यहाँ पे डाल दिए हैं। तो पहला एक्सेप्शन क्या है? ये सारा मेटल्स किसमें होता है, लेकिन एक मेटल है जो सॉलिड में होता है, कौन? मरकरी। किस टेम्परेचर पे? रूम टेम्परेचर पे। पहला एक्सेप्शन क्लियर हो गया। दूसरा एक्सेप्शन, मेटल्स के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, बट दो ऐसा मेटल इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है। इसका नाम क्या है? गैलियम एंड केजियम। और आपका साथ में दो और ऐड कर सकते हो, कौन? सोडियम और पोटेशियम। लेकिन सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट वाला किसका होता है? गैलियम और केजियम में कितना 30 28। कितना 30 किसका? पहले गैलियम, तो पहले गैलियम कितना हो गया? 30। और केजियम कितना हो गया? 28। चलिए नेक्स्ट। हाँ, आयोडीन इज द ओनली नॉन मेटल दैट एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट्स और फॉर्म। और याद रखना ये जो होता है आपका, ये कैसा होता है? लस्ट्रस होता है। क्या होता है? लस्ट्रस होता है। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, बट आयोडीन इज लस्ट्रस। उसके बाद रखना, डायमंड की बात करते हैं। डायमंड क्या है? एलोट्रोप ऑफ किसका है? कार्बन है, जिसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। ग्रेफाइट, जिसके बारे में मैंने आपको कार्बन कंपाउंड में बताया था, ग्रेफाइट किसका एलोट्रोप है? कार्बन का। कार्बन नॉन मेटल है, और नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट कार्बन जो कि एलोट्रोप, ग्रेफाइट जो कि एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, तब भी इसके पास क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्यों? मैंने बताया था आपको, क्योंकि जब कार्बन का जब बॉन्डिंग होता है ग्रेफाइट में, तो क्या होता है? हर कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बच जाता है। जिस कारण से सारे कार्बन, हर कार्बन के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन बच जाता है। और जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है वो क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाई बिकॉज इट हैज कौन सा इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन। लास्ट, मेटल्स आर हार्ड। मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड। लेकिन दो मेटल्स है जो अल्कली मेटल्स बोलते हैं। अल्कली मतलब क्या? जो वाटर में सोल्यूबल होकर क्या बनाते हैं? बेस। अल्कली किसको बोलते हैं? वाटर सोल्यूबल, वाटर में सोल्यूबल होकर क्या बनाए? बेस। उसको क्या बोलते हैं? अल्कली। क्या बोलते हैं? अल्कली। तो वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड अल्कली। अब बताओ, ध्यान देना यहाँ पे, मेटल, अल्कली मेटल किसको बोलते हैं? सोडियम, पोटासियम, लिथियम, ये सब क्या होता है? मेटल्स आता है, अल्कली मेटल्स। इसमें से भी दो मेटल बहुत सॉफ्ट होता है। कौन कौन? सोडियम और पोटासियम। लिथियम भी सॉफ्ट होता है, लेकिन बहुत सॉफ्ट कौन होता है? सोडियम और पोटासियम, जिसको कि हम कहां से किससे काट देते हैं? तो ये सारा आपका एक्सेप्शन से क्लियर है। लीड नहीं लिखा हुआ, सोच लीजिए ना। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट कौन है? लीड। और कौन? मरकरी। किसमें? मेटल में। सर, मरकरी अगर पुअर कंडक्टर है तो उसको थर्मोमीटर में क्यों यूज किया जाता है? क्यों नहीं यूज करेंगे मरकरी का? अगर हीट को अगर नहीं मेजर नहीं कर सकते तो उसका थर्मोमीटर बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है, वो इसलिए यूज करता हूँ मरकरी। क्या बेटा? चलेगा सके थोड़ा। चलिए, अब आप लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ किसका? मेटल। क्या लिखेंगे हम लोग? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। अब ध्यान दीजिएगा, पहले मैं केवल ये दिखाऊंगा आपको टॉपिक और बता दूंगा क्या बनेगा, उसके बाद हम फिर स्लाइड पे आएंगे। तो पहला टॉपिक क्या है? अब सुन लो, कौन कौन सा केमिकल प्रॉपर्टीज सीखने वाले में बताया था आपको। हम लोग का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कौन चीज? मेटल। मतलब मेटल्स का हम रिएक्शन कराएंगे। तो पहला रिएक्शन देखेंगे मेटल का ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? दूसरा वाटर के साथ। दूसरा किसके साथ? तीसरा एसिड के साथ। कौन कौन? वाटर, पहले क्या था? ऑक्सीजन। दूसरा, तीसरा एसिड। और चौथा क्या? एक मेटल का साल्ट सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल के साथ। मेटल का साल्ट सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल के साथ। क्या रिएक्शन हो गया? 4।
बस यही चाहे वो पढ़ना है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, मेटल का किसके साथ, दूसरा, तीसरा और चौथा साइड सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल के साथ। तो पहला व्हाट हैपेंस, पता होना चाहिए कि कोई भी मेटल ऑक्सीजन गैस से तभी रिएक्शन करता है जब उसको क्या करते हैं, जलाते हैं, तो बर्न करते हैं। पता ही नहीं पता है, आज जरूरी नहीं जलाएं, क्योंकि मेटल क्या होता है, बहुत क्या होता है, रिएक्टिव होता है, वो तुरंत मतलब ऑक्सीजन से क्या करता है, रिएक्शन कर जाता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, पहला रिएक्शन का ये है, पहला केमिकल प्रॉपर्टी ये है कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। क्या होगा अगर मेटल को किसमें जलाएंगे हम, एयर में। तो मेटल को जब आप एयर में बर्न करोगे तो मेटल ऑक्सीजन गैस से रिएक्शन करके बनाएगा मेटल ऑक्साइड। क्या बनाएगा, तो मेटल्स बर्न इन एयर टू रिएक्ट विथ ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म विच कंपाउंड, मेटल ऑक्साइड। यानी मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। फिर से बोलो, मेटल प्लस ऑक्सीजन, मेटल प्लस ऑक्सीजन। आप समझिए, हम पहले आपको थ्योरेटिकली आपको दिमाग में बैठा देते हैं। मेटल ऑक्साइड जो होता है वो जनरली बेसिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है, मेटल ऑक्साइड एग्जिस्ट एज बेसिक नेचर जनरली। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं जो बेसिक कैरेक्टर भी शो करता है और वो एसिडिक कैरेक्टर भी शो करता है। ध्यान सुनिएगा, ये आपका बोर्ड के लिए क्वेश्चन है। कुछ मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक कैरेक्टर भी शो करता है और बेसिक कैरेक्टर भी शो करता है, लेकिन जनरली कौन कैरेक्टर शो करता है, बेसिक। बट कुछ मेटल ऑक्साइड जो है दे शो एसिडिक एज वेल एज बेसिक कैरेक्टर। और वैसे जो बीच वाले जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं उनको नाम दे दिया गया है क्या, एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स। क्या बोलते हैं उनको हम लोग, क्या बोलते हैं, एम्फोट्रिक ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, फिर से बोलिए, एम्फोट्रिक ऑक्साइड। एम्फोट्रिक ऑक्साइड किस मेटल ऑक्साइड को बोलते हैं, जो एसिडिक कैरेक्टर भी शो करे और मतलब जो एसिड वाला नेचर भी शो करे और जो बेसिक वाला नेचर भी, दोनों नेचर शो कर दे, उसको क्या बोलेंगे हम, एम्फोट्रिक ऑक्साइड। बोले क्लियर है। तो पहला वाला टॉपिक इतना पढ़ना था, मैं बताऊंगा, स्लाइड दिखाऊंगा आपको, ऐसा नहीं कि इतना ही सब काम चल गया हमारा। पहले आपको बेसिक ढांचा दिमाग में बैठा रहे हैं। बताइए, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक भी होते हैं और बेसिक भी होते हैं, उनको क्या बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर। क्या होगा जब मेटल किस रिएक्ट करेगा, वाटर से। तो मेटल जब वाटर से रिएक्शन करता है तो बनता है मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है, प्लस हाइड्रोजन गैस, प्लस। तो मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर टू गिव मेटल हाइड्रोक्साइड एंड वाटर। अब सुनिए ध्यान से, मैंने तो बता तो दिया ऐसे, लेकिन एक्चुअल में क्या है सुनिए। सारे मेटल्स वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। क्लियर है, सारे मेटल, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। सम मेटल्स रिएक्ट विथ वाटर, कुछ ही मेटल्स वाटर से रिएक्शन करते हैं। अब कुछ में क्या है, तो कुछ मेटल जो होता है, कुछ मेटल जो होता है वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन करता है, कुछ मेटल जो होता है वो हॉट वाटर से रिएक्शन करता है, और कुछ मेटल जो है वो किससे रिएक्शन करता है, स्टीम से। आप बताओ वाटर किससे रिएक्शन पाया जाता है, एक होता है एक ठंडा पानी, गर्म पानी, स्टीम। ये ना होगा, ठंडा, गर्म और स्टीम। तो कुछ मेटल्स जो है वो ठंडा पानी से रिएक्शन करता है, कुछ मेटल्स जो है वो गर्म पानी से रिएक्शन करता है, और कुछ मेटल्स जो है वाटर का किस फॉर्म से रिएक्शन करता है, स्टीम के फॉर्म में रिएक्शन करता है। बात समझ में आ रहा है। अब देखना है कि कौन कौन चीज बनाएगा। तो अगर मेटल कोल्ड वाटर या हॉट वाटर से रिएक्शन करता है, किससे करता है मेटल रिएक्शन, कोल्ड वाटर या हॉट वाटर से, तो दो चीज बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। कौन कौन, मेटल हाइड्रोक्साइड और कौन सा पानी, कोल्ड वाटर एंड। तो मेटल्स रिएक्ट्स विथ कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर टू गिव मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब बच गया कौन चीज, स्टीम। मेटल रिएक्ट्स विथ स्टीम टू गिव मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल्स रिएक्ट विथ स्टीम टू गिव मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर हो गया। तो बचा तीन पानी था हमारे पास, ठंडा, गर्म, स्टीम, ठंडा, गर्म, भाप, ये ना हुआ। तो ठंडा गर्म पानी में अगर मेटल मिक्सिंग करेंगे क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। अब भाई हम स्टीम देंगे तो क्या बन जाएगा, मेटल ऑक्साइड बना देगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसी का बस हम लोग क्या देखना है, रिएक्शंस एग्जांपल में, जो मैं आपको स्लाइड में दिखाऊंगा। तो मोटा मोटे दिमाग में कंसेप्ट क्लियर है। फिर से मैं रिपीट, पहले दो को रिवाइज करवाते हैं। मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड और कुछ नहीं, केवल क्या, मेटल ऑक्साइड। मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन से, कुछ ही बनाएगा, मेटल ऑक्साइड। समझ में आया। अब बात करते हैं मेटल का रिएक्शन किसके साथ। अच्छा, मेटल ऑक्साइड जो होता है वो किस तरह का होता है,
कुछ मेटल्स आपका एसिडिक नेचर का भी, मेटल ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक नेचर का भी होता है और बेसिक का भी, तो उसको क्या बोलते हैं? आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल याद होना चाहिए, मैं बताऊंगा अभी। ऐसे बताते हैं अल्युमिनियम ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, हम बताएंगे आपके रिएक्शन में। फिर से दूसरा रिएक्शन, मेटल जो है, क्या सारा मेटल वाटर से रिएक्शन कर जाता है? नो, सम मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। अब उसमें से जो रिएक्शन करता है उसमें से कुछ मेटल्स जो है वो आपका कोल्ड वाटर से रिएक्शन करता है, कुछ मेटल्स जो है हॉट से रिएक्शन करता है, कुछ मेटल जो है आपका स्टीम से रिएक्शन करता है। अब बताइए, मेटल कोल्ड वाटर और हॉट वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाता है? मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अब मेटल जो है, जो बच गया, जो स्टीम से रिएक्शन करता है, वो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? अब बात करते हैं कौन सी का? एसिड का। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। एसिड, अब मेटल को कहां कुछ में डालना है? एसिड में। ठीक है, आपने एसिड पे सॉल्ट पढ़ लिया है बेटा, पता है आप लोगों को? एसिड का मेटल के साथ में रिएक्शन करा भी लिया है, तो वही बात फिर दोबारा इसमें दोहराने जा रहे हैं कि मेटल को जब आप डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराओगे, क्योंकि कंसंट्रेटेड का रिएक्शन बहुत कम कराते हैं, तो मेटल का जब हम डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो बनता है दो चीज, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। कौन कौन? ये दोनों में आ गया, सेकंड चैप्टर में भी और किसमें है? ये थर्ड में भी। मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, इधर देखिए, जाना है क्लास में। मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल का क्या बनेगा? सॉल्ट और क्या बनेगा? हाइड्रोजन गैस। मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। क्लियर हो गया? कोई दिक्कत किसी को? अब लास्ट बचता है क्या? मेटल ऑफ साइड सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल। अब ध्यान दीजिएगा, एक है मेटल और दूसरे मेटल का साल्ट सोल्यूशन है। सोचना, एक मेटल ए है और साल्ट सोल्यूशन अब क्या है? बी है। बी हमारा क्या है? मेटल है। अब दोनों को रिएक्शन कराएंगे। अब रिएक्शन कराएंगे तो ए वाला मेटल बी वाला मेटल को तभी डिस्प्लेस करेगा जब वो उससे ज्यादा क्या हो? रिएक्टिव हो। क्या हो? अगर मान लो मेरे पास मेटल ए है और एक है साल्ट सोल्यूशन है मेटल बी का, तो रिएक्शन में अगर मैं बोलूं कि ए अगर बी से ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या होगा? अब साल्ट सोल्यूशन किसका बन जाएगा? ए का, और बी अब क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो बस यही है आपका रिएक्शन ऑफ मेटल विद साल्ट सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल। तो हम बोल सकते हैं कि व्हेन अ मेटल ए, व्हेन अ हाईली रिएक्टिव मेटल ए रिएक्ट्स विद साल्ट सोल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल बी, सुनना ध्यान से, व्हेन अ हाई रिएक्टिव मेटल ए रिएक्ट्स विद साल्ट सोल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल बी, देन साल्ट सोल्यूशन ऑफ ए एंड मेटल बी इज फॉर्म्ड। साल्ट सोल्यूशन ऑफ ए कैसे बना? क्योंकि बी को क्या कर दिया? वो डिस्प्लेस किया, तो बी अलग हो गया ना, तो मेटल बी कहां आ गया? तो यही चार मेन रिएक्शंस है। और लास्ट रिएक्शन है आपका रिएक्शन ऑफ मेटल विथ नॉन मेटल। क्या है जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए? रिएक्शन ऑफ मेटल विथ, फिर से बताइए क्या है? रिएक्शन ऑफ, यानी सिंपल भाषा में मेटल का रिएक्शन किसके साथ? तो सुन लीजिए, मेटल जो है नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करके आपको आयनिक बॉन्ड बनाता है। कौन सा बनाता है? और कंपाउंड कैसा बनता है? आयनिक कंपाउंड। कैसा बनता है? आयनिक कंपाउंड। क्लियर है? और आयनिक कंपाउंड कैसे बनता है? तो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एलिमेंट टू द अदर एलिमेंट। पता है ना, यहाँ पे आयनिक दो तरह के बॉन्डिंग होते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। याद है कि नहीं याद है? तो मेटल और मेटल में क्या बनता है? आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। और पता है कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनता है? नॉन मेटल और नॉन मेटल में। और मेटल मेटल का रिएक्शन नहीं होता है। फिर से बोलो, मेटल और मेटल का रिएक्शन होता है क्या? हम क्या बोले? मेटल और मेटल का रिएक्शन होता है कि नहीं होता है? कौन सी बनता है? आयनिक कंपाउंड बनता है। कैसा बनता है? मेटल्स रिएक्ट विथ नॉन मेटल टू फॉर्म आयनिक कंपाउंड, बट याद रखिएगा मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ मेटल्स। और नॉन मेटल और मेटल का रिएक्शन होता है, और उसमें कंपाउंड कैसे बनता है? कोवेलेंट कंपाउंड, बाय द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। खत्म रिएक्शन, थ्योरेटिकली बताया जाए। फिर से हम एक बार रिपीट करवा रहे हैं, ठीक है? टाइम बहुत बचा हुआ है। तो पहला, मेटल को जब हम ऑक्सीजन में बर्न कराएंगे, मतलब बर्न कराने का मतलब मोम आया, मेन रिएक्शन किससे है उसका? ऑक्सीजन से। क्या बनेगा? ठीक है, क्लियर है? मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं जनरली बेसिक नेचर के होते हैं, लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो एसिडिक नेचर भी शो करते हैं और बेसिक नेचर भी शो करते हैं। उनको क्या बोलते हैं? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। हमको एज ए गुड स्टूडेंट हमको ये ध्यान रखना है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड का दो एग्जाम्पल पता होना चाहिए, उसका रिएक्शन हम बताएंगे
एक ही मेटल ऑक्साइड एसिडिक भी शो कर रहा है और बेसिक भी शो कर रहा है, मतलब आपको कितना रिएक्शन बताना पड़ेगा? 2, जिसमें एक मेटल ऑक्साइड का आप दिखाओगे एसिड नेचर और फिर दूसरे में क्या दिखाओगे? बेसिक नेचर। बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट हम देखते हैं उसके बाद मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ। तो हमको पता है कि सारे मेटल्स आपके वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं, कुछ मेटल करते हैं आपके किससे? कोल्ड वाटर से, कुछ हॉट वाटर से और कुछ स्टीम से। कोल्ड वाटर और हॉट वाटर से अगर मेटल रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड और कौन सा गैस? हाइड्रोजन गैस। ठीक है, चलिए अब मेटल स्टीम से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। क्लियर है? उसका आपको रिएक्शंस अभी मैं दिखाऊंगा स्लाइड पे। ठीक है, कोई दिक्कत? ताकि थ्योरी हमको नहीं बताना पड़े, बस केवल आपको किस पे ध्यान देना है? रिएक्शन से। और रिएक्शन पे आपके बस में कुछ नहीं है, आपके पास एक ही उपाय हम बता रहे हैं, आपको हम रास्ता ही बता रहे हैं। एक ही उपाय है, वो क्या उपाय है? रिएक्शन देखो, याद करो, कॉपी में क्या करो उसको बार बार लिख लो, क्योंकि रिएक्शन आपने किया है क्या? बताओ आप मुझे, फैक्ट बताओ। नहीं किया है, क्योंकि हम फैक्ट पे ही बात करेंगे। क्लियर है ना? चलिए अब हम वाटर का देख लिए। थर्ड, मेटल का किसके साथ? एसिड के साथ। तो मेटल्स रिएक्ट विथ एसिड क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट और पक्का। चलिए इसके बाद लास्ट, सेकेंड लास्ट, मेटल का रिएक्शन साल्ट सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल के साथ। तो व्हेन अ हाई रिएक्टिव मेटल reacts with salt solution of less reactive metal, then highly reactive metal forms its salt solution and the less reactive metal will be separated. वो क्या हो जाएगा? सेपरेट हो जाएगा। क्लियर है? इसको हम दिखाएंगे ऐसे, मेटल ए लिख देंगे पहले कि A is more reactive than B, फिर लिखेंगे क्या? साल्ट मेटल ए प्लस साल्ट सोल्यूशन ऑफ B, तो क्या बन जाएगा? साल्ट सोल्यूशन ऑफ A प्लस मेटल B। अब इसको एगो दिखा देंगे, रिएक्शन दिखाते हैं। लास्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल्स एंड, बताइए मेटल और नॉन मेटल का रिएक्शन में कैसा कंपाउंड बनता है? आयनिक कंपाउंड बनता है। किस बॉन्ड से? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, क्या मेटल और मेटल रिएक्शन करते हैं? नहीं। क्या नॉन मेटल और नॉन मेटल रिएक्शन करते हैं? हाँ। कौन सा कमरा बनाते हैं? वो बनाते हैं। क्लियर है? इतना ही है आपका मेटल और मेटल। इसके बाद टॉपिक खत्म है, बस इसी को हम स्लाइड देखेंगे। खत्म हो गया, थ्योरेटिकली खत्म, मेटल और मेटल खत्म। अब ऐसे ही अगर पढ़ाते ना, स्लाइड दिखाते ना, दाखिला का इतना चट बचा हुआ है। तो पहले मैंने आपको एक दायरा क्लियर लिमिटेशन बना दिया आपको, अब उसमें दूसरा पहला देखो यहाँ, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बॉन्डेड इन एयर? क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड। चलिए एग्जांपल देखते हैं फटाफट। कॉपर को रिएक्शन करा किससे? ऑक्सीजन से। क्या बना? कॉपर ऑक्साइड बन गया। मेटल ऑक्सीजन क्या बना? मेटल ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का कलर याद रखिए, कुछ होता है ब्लैक। कॉपर ऑक्साइड कलर कैसा होता है? ब्लैक। क्लियर है? चलिए तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन कॉपर इज, को देखो रिएक्शन लिखने के बाद है ना, उसको अपने सेंटेंस में उसको लिख देना अच्छे से। तो क्या होगा? व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड। अगर आप रिएक्शन लिख लेते हो तो क्या उसको अपने शब्दों में नहीं आप सेंटेंस लिख सकते हो? तो लिख देंगे व्हेन कॉपर इज हीटेड विद ऑक्सीजन गैस, या व्हेन कॉपर इज बर्न्ड विद ऑक्सीजन गैस, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस इट फॉर्म्स कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड नेचर कैसा होता है? बेसिक। क्लियर है? चलो अब देखो यहाँ पे कुछ लिखो है ना, अब ध्यान दीजिएगा। जैसे वाटर में था ना कि कोई ठंडा पानी, गर्म पानी और क्या था? स्टीम। वैसे ही मेटल का भी कहानी। मेटल का कहानी ये है कि हीट की बात कर रहे हैं। हीट का मतलब क्या? रिलेटेड टू टेम्परेचर। अगर हम बात करते हैं हीट का, गर्म करने का बात करते हैं, तो किसकी बात कर रहे हैं? टेम्परेचर का। तो कुछ मेटल जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कर जाता है। बात समझ में आ रहा है? कुछ मेटल जो है वो रूम टेम्परेचर का बात मतलब क्या होता है? जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है रूम का, कितना होता है नॉर्मल? 22 से 23 डिग्री सेल्सियस। तो रूम टेम्परेचर पे कुछ देखो, जो मेटल्स बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा चंचल होता है मेटल। पता है ना कौन किसकी बात कर रहे हैं? सोडियम और पोटेशियम। चंचल का बात आ जाएगा, बदमाश मेटल का कौन है? सोडियम पोटेशियम, है ना? बहुत खुरापाती मेटल है, ये आप शांति से बैठ ही नहीं सकता है। कौन कौन? हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। कौन कौन? याद रखिएगा। और याद रखिएगा इसका मेल्टिंग पॉइंट वाले पॉइंट क्या होता है? कम होता है ना। और ये सॉफ्ट भी होता है, चाकू से काट भी सकते हैं। याद है? तो याद है, जो ज्यादा फाई करता है, उड़ता है, वो कटाता भी है। पता है कि नहीं पता है? होता है ऐसा। अच्छा आपने कुछ नहीं किया तुमने? सॉरी। देखिए यहाँ पे सब मेटल्स रिएक्ट। देखिए यहाँ पे कुछ मेटल्स क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं। कहाँ पे? रूम टेम्परेचर पे। होता है कभी कभी हम भी बहुत ज्यादा बोल देते हैं तो हम जल्दी कट जाते हैं।
कभी कभी होता है कि जो धैर्य होता है, गंभीर होता है, वो चीजों को सोचता है, वो सक्सेस जल्दी जल्दी सक्सेस होता है उसको। सर वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, हम तो इसको बता रहे थे, हम गलत बोल दिए थे वही। चलो कोई बात नहीं, चलो दिल पे बोलिए। तो देखिए यहाँ सम मेटल्स रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, मेरे बातों पे इतना ध्यान मत दीजिएगा, हम ऐसे ही बोलते रहते हैं। सम मेटल्स रिएक्ट, यहाँ पे सही बोलना है। देखिए सम मेटल्स रिएक्ट, कुछ मेटल रिएक्ट करता है कहाँ पे, रूम टेम्परेचर पे, कुछ रिएक्ट करता है कहाँ पे, हीटिंग करने पे, और कुछ क्या करता है, स्ट्रॉन्ग। क्लियर है? मतलब अभी जो हम लोग का टेम्परेचर है जनरली दिखाया जाए क्या रूम टेम्परेचर के आसपास ही होगा, ठीक है। तो कुछ मेटल्स इस पे रिएक्शन कर जाएगा, किससे, कौन गैस है, ऑक्सीजन गैस। अगर हम लोग यहाँ पे सोडियम पोटेशियम रखेंगे ना, तो अभी तो 23 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, अभी तो 18 के आसपास होगा, होगा कि नहीं होगा? मोबाइल में दिखाता है टेम्परेचर, चलो बाद में देख लेंगे। अगर मान लो 17-18 होगा, तो थोड़ा देर के बाद सोडियम पोटेशियम रखोगे ना, तो कुछ देर के बाद वो क्या हो जाएगा, रिएक्शन हो जाएगा, किससे, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। लेकिन गर्मी जो और गर्मी आ जाएगा, उस समय जब आप रखोगे तुरंत रिएक्शन कर जाएगा ऑक्सीजन से, कौन, सोडियम एंड पोटेशियम। तो वो मेटल्स किस पे रिएक्शन कर गए, रूम टेम्परेचर पे। कुछ मेटल जो होता है रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं करता है, उनको क्या करना पड़ता है, हमको हीट देना पड़ता है, और कुछ को हमको बहुत ज्यादा हीट देना पड़ता है। तो हम एग्जांपल देखेंगे, तैयार है आप लोग? चलिए, तो पहला है रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन, तो कौन है, सोडियम और पोटेशियम। तो ध्यान रखिएगा, सोडियम और पोटेशियम जो है रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन करता है, और ये बहुत ही तेजी से रिएक्शन करता है, और इतना तेजी से रिएक्शन करता है कि इसमें कैचेज फायर, वहां पे क्या लग सकता है, आग भी लग सकता है। इसीलिए ज्यादा चंचल होता है, पकड़ करके इसको कौन सी के तेल में डालता है, केरोसिन। समझ में आया कि नहीं है? सोडियम पोटेशियम मेटल को कौन सा भाग में रखते हैं, केरोसिन में रखते हैं। क्यों? क्योंकि सोडियम पोटेशियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, इट रिएक्ट्स so vigorously with oxygen gas at किस टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, so it is kept in which oil, केरोसिन। याद रहेगा, ये क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। तो सोडियम मेटल एट रूम टेम्परेचर रिएक्ट्स टू फॉर्म कौन सा ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, और पोटेशियम कौन सा बनाएगा, पोटेशियम ऑक्साइड, क्योंकि वो पता है कि मेटल ऑक्साइड क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। अब देखो नोट में, मेटल सच एज सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट सो विगरसली दैट दे कैचेज फायर इफ केप्ट इन द ओपन। क्लियर है ना? क्या स्पेल करना पड़ेगा आपको इसको, नहीं ना? हेंस टू प्रोटेक्ट देम, उनको बचाने के लिए, एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स, दे आर केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन ऑयल, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन। याद सकता है। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं किसकी, मैग्नीशियम की। याद करो केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का पहला रिएक्शन याद है, क्या किए थे, कौन रिएक्शन को बंद किए थे, जलाए थे, कौन चीज रिएक्शन किया था, ये तो याद होगा कि पहला रिएक्शन है तो सबको याद रहता है। तो क्या बनता है, कौन सी किए थे, जलाए थे नहीं जलाए थे, रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कर गया था, जलाए थे ना। तो ये हो गया रिएक्शन, ये हीट किए किसको, मैग्नीशियम को। मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन गैस से रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करता है, इसीलिए हम मैग्नीशियम क्या करते हैं, जलाते हैं, हीट करते हैं, तो वो क्या रहता है, हीट लाइट देता है, और साथ में क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि व्हाइट पाउडर लाइक सब्सटेंस होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत? चलिए, और मैग्नीशियम जो है वाटर का क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। अब आते हैं किसकी बात करते हैं, अल्युमिनियम की। अल्युमिनियम जो होता है वो आपका रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन नहीं करेगा, और थोड़ा सा हीट में भी रिएक्शन नहीं करता है, उसको क्या देना पड़ता है, स्ट्रॉन्ग हीट, और स्ट्रॉन्ग हीट देते हैं अल्युमिनियम को, तो क्या बनाता है, अल्युमिनियम ऑक्साइड, क्या बनाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, दस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ मेटल्स। और ये भी देखिएगा कि कुछ मेटल्स जो होते हैं, जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे भी आप बहुत दिन तक छोड़ दोगे तो उसके ऊपर ऑक्सीजन गैस रिएक्शन करके ऊपर एक ऑक्साइड का लेयर जम जाता है, होता ही नहीं होता है। अगर मान लो हम आयरन को छोड़ते हैं बहुत दिन तक, तो उसके ऊपर होता ही नहीं था, फिर आयरन ऑक्साइड का लेयर जम जाता है, होता ही नहीं होता है। वैसे ही कुछ मेटल्स जो होते हैं थोड़ा बहुत जो रिएक्टिव हैं, उनका आप एटमोस्फेयर में छोड़ दोगे तो आफ्टर सम टाइम्स क्या होता है, वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके अपने उनके सरफेस पे एक ऑक्साइड का लेयर जम जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो किसका, मैग्नीशियम, फिर क्या है, अल्युमिनियम, जिंक, लीड बहुत कम रिएक्टिव होता है, लेकिन बहुत दिन तक छोड़ दोगे ना उस पर भी हो जाता है। आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ क्या, ऑक्साइड, एंड दिस प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। और एक बार जब ऑक्साइड लेयर बन गया ना, उसके बाद उस मेटल को फिर ऑक्सीडेशन करने से वो क्या करता है, रोक देता है। सोचो ना, एक के बाद पे परत जम गया है, जब परत जम जाएगा तो क्या इसको रिएक्शन करने देगा, फिर दोबारा नहीं करने देगा। चलो फिर आगे, बर्निंग इन ऑक्सीजन, ये सब आगे देखते हैं। फिर लास्ट लाइन देख लो, आपका लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है, बेसिक, बट सम ऑफ द मेटल ऑक्साइड सो बेसिक एज वेल एज एचडी कैरेक्टर्स को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको,
एम्फोटरिक ऑक्साइड, हम बार बार बोल रहे हैं कि चांसेस आने का एग्जाम में, हो सकता है आ सकता है, देखो यहाँ पे एम्फोटरिक ऑक्साइड्स, तो दोज मेटल ऑक्साइड्स विच शो बेसिक एज वेल एज एसिडिक बिहेवियर आर नोन एज एम्फोटरिक ऑक्साइड्स। सच मेटल ऑक्साइड्स विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड, इसका एक और डेफिनेशन है कि वैसा मेटल ऑक्साइड जो एसिड से रिएक्शन कर जाए और बेस से रिएक्शन कर जाए। अब ध्यान देना, तो एसिड से रिएक्शन करेगा तो वहां कैसा बिहेव करेगा, वो बेस की तरह, तो एसिड बेस क्या बनाता है, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, अब एग्जांपल में देखेंगे किसका, अल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। देखिएगा अल्युमिनियम ऑक्साइड जो है ना, एक रिएक्शन में आपका एसिड जैसा बिहेव करेगा और एक रिएक्शन कैसा बिहेव करेगा। तो देखो यहाँ अल्युमिनियम ऑक्साइड को रिएक्शन कराने किससे, हम HCl से। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक HCl कौन सी है, एसिड की बेस, एसिड है ना, तो यहाँ पे अल्युमिनियम ऑक्साइड कैसा बिहेव करेगा, बेसिक नेचर का। तो देखो क्या बना, सॉल्ट और वाटर बना ना, देखो यहाँ पे अल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl, क्या बना, अल्युमिनियम क्लोराइड और क्या, वाटर। और आपको पता होना चाहिए क्लोराइड होता है वो सॉल्ट है, क्लोराइड में आईडी लगा हुआ है और आईडी क्या होता है, सॉल्ट का फैमिली है। तो देखो ये कौन सी बना और ये क्या है, और साल्ट और वाटर कब बनता है, जब एसिड को मिलाते हैं किससे, हम बेस से। इसका मतलब ये एसिड है तो ये कौन सी बन गया, तो यहाँ पे अल्युमिनियम ऑक्साइड इज एक्टिंग एज अ बेस। अब ध्यान दो, अब इसी अल्युमिनियम ऑक्साइड को अगर हम NaOH से कराते हैं, किससे कराते हैं, NaOH से, तो बताओ NaOH क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेस है। तो देखो यहाँ फिर बना क्या, सोडियम, यहाँ बना आपको देखो सोडियम अल्यूमिनेट, क्या बना यहाँ पे, सोडियम अल्यूमिनेट और क्या, वाटर, और अल्यूमिनेट में AT लगा हुआ है, तो वो कौन सी होता है, सॉल्ट। तो यहाँ पे क्या बना, सॉल्ट और वाटर। तो देखो यहाँ पे ये आपका बेस था, तो ये कौन सी बन गया, तो आप देख रहे हो इन दो बोथ द रिएक्शंस अल्युमिनियम ऑक्साइड इज रिएक्टिंग एज एसिड एज वेल एज बेस। सो सेम ऑक्साइड है, सेम अल्युमिनियम ऑक्साइड है, एक जगह वो कैसा बिहेव कर रहा है, एक जगह कैसा बिहेव कर रहा है, एसिडिक के जैसा, दूसरी जगह, इसलिए अल्युमिनियम ऑक्साइड को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एम्फोटरिक ऑक्साइड। तो एक एग्जांपल क्या हो गया आपका, अल्युमिनियम ऑक्साइड। फॉर्मूला क्या होता है अल्युमिनियम ऑक्साइड का, Al2O3, याद कर लीजिएगा Al2O3। नेक्स्ट, यहां तक हम लोग देख लिए हैं, ठीक है, यहां तक हम लोग हो चुका है अल्युमिनियम ऑक्साइड का। अब बात करें किसका, जिंक ऑक्साइड का। तो देखो हम दो रिएक्शन लिए हुए हैं, एक में जिंक ऑक्साइड को HCl से रिएक्शन कराया है और एक में, मतलब एक में जिंक ऑक्साइड को हम एसिड से रिएक्शन कराया है और एक में हम जिंक ऑक्साइड को बेस से रिएक्शन कराया है। तो जब एसिड से रिएक्शन कराया है जिंक ऑक्साइड का, तो देखो यहाँ पे क्या बना, जिंक क्लोराइड प्लस वाटर, तो क्लोराइड इज सॉल्ट और ये क्या बना, वाटर। तो यहाँ पे एसिड से रिएक्शन कराया तो क्या सब बिहेव किया, बेस। और यहाँ पे देखो जिंक ऑक्साइड NaOH से बना, तो क्या बना, सोडियम जिंकेट। सो क्या नाम बोलते हैं इसको, सोडियम जिंकेट। क्या बोलते हैं इसको, Na2ZnO2 को क्या बोलते हैं, सोडियम जिंकेट प्लस वाटर। तो जिंकेट में AT लगा हुआ है लास्ट में, AT किसको बोलते हैं, सॉल्ट को। तो यहाँ भी सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा है, तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड इज एक्टिंग एज अ एसिड। तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड क्या है आपका, कौन सा ऑक्साइड है, एम्फोटरिक ऑक्साइड। विच ऑक्साइड इज जिंक ऑक्साइड, व्हाई इट इज एम्फोटरिक ऑक्साइड, बिकॉज इट इज एक्टिंग एज अ एसिड एज वेल एज बेस। बोलिए क्लियर है, बोलिए क्लियर है। हमको दो एग्जांपल बताइए इसका एम्फोटरिक ऑक्साइड का, अल्युमिनियम ऑक्साइड और दोनों का रिएक्शंस तैयार रखिएगा, क्या पता 3 नंबर में पूछ दे एम्फोटरिक ऑक्साइड के बारे में। क्लियर है, आप सही नहीं पूछेगा कि मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या बनाता है, आप पूछ के अंदर में क्या पूछ देगा, कौन चीज, एम्फोटरिक ऑक्साइड। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। तो मैंने बताया है कि सारे मेटल्स वाटर से रिएक्शन नहीं करते हैं, कुछ ही मेटल्स करते हैं, और जो करते हैं वो उसमें भी कैटेगराइज है, कुछ कोल्ड वाटर से, कुछ हॉट वाटर से, कुछ स्टीम से। वही कहानी पूरा लिखा हुआ है इसमें, पूरा कहानी वही है इसमें, देखो लिखा हुआ है ना, सम रिएक्ट विद हॉट वाटर लिखा हुआ है, नहीं तो मत पढ़े, नहीं पढ़ेंगे उसको, सीधा मुद्दे पे बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे कुछ मेटल जो वाटर से रिएक्शन करता है, कोल्ड वाटर हॉट वाटर से क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। बताएंगे नहीं बताएं, कोल्ड वाटर हॉट वाटर से क्या बनाता है, मेटल हाइड्रोक्साइड और स्टीम के साथ मेटल ऑक्साइड, और यानी एक चीज दोनों में रिलीज होता है, कौन गैस, ध्यान रखना है। अगर आप गलती से भी मेटल को पानी में डाल दिए, ये वो गैस पक्का निकलेगा, वो कौन गैस, हाइड्रोजन। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल, है ना। पहले कोल्ड वाटर से कराएंगे, फिर किससे, हॉट वाटर, और फिर कौन चीज से, स्टीम से। तो ध्यान से रखिएगा, पहला रिएक्शन जो है आपका पता है, बहुत चंचल मेटल है, कौन कौन, सोडियम और, ये बहुत चंचल है, डालिएगा पानी में, रिएक्शन बहुत जल्दी करेगा, विग्रस्ती रिएक्शन करेगा।
और याद रखिएगा इसमें बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ क्या निकलता है, हीट। क्या निकलता है, हीट। तो याद रखिएगा इसमें प्लस हीट जरूर लगाइएगा। तो देखो सोडियम वाटर से रिएक्शन किया, कौन सा वाटर, कोल्ड वाटर। पहला किससे बात कर रहे हैं, कोल्ड वाटर। तो पोटासियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली, वायलेंट लगाया गया है ना, मतलब कितना, बहुत क्या तेजी से, एकदम आक्रामक अंदाज में भी रिएक्शन करेगा, किससे, वाटर से। और क्या बनाएगा, पोटासियम, पोटासियम बनाएगा कौन चीज, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, और सोडियम क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और क्या बनेगा, बनता है ना मेटल हाइड्रोक्साइड। तो मेटल कौन सी है, सोडियम। तो सोडियम क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और मैग्नीशियम रहेगा तो क्या, सॉरी पोटासियम रहेगा तो क्या बनाएगा, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। और कौन सा गैस, हाइड्रोजन। तो रिएक्शन देख लो आप, ये है पोटासियम, ये कौन सी है, कोल्ड वाटर। रिएक्शन कराया, क्या बना, पोटासियम हाइड्रोक्साइड। KOH क्या होता है, पोटासियम, और OH का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्साइड। और कौन सी बना, हाइड्रोजन गैस प्लस हीट। अब बताइए एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, कौन सी है। अगर एक्सोथर्मिक का आपसे एग्जाम्पल पूछे तो आप इसको डाल सकते हो, क्योंकि इसमें हीट क्या हो रहा है, निकल रहा है। आपको बोल सकता है रिएक्शन ऑफ सोडियम, नेम अ मेटल विच रिएक्ट्स विद वाटर टू एंड रिलीजेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो क्या दे दोगे आप, सोडियम और पोटासियम। इसमें हीट बहुत निकलता है कि नहीं निकलता है। इसलिए आपको रिएक्शंस को है ना हर रूप में याद रखना पड़ेगा। किसी भी रूप में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपका ब्रेन उतना एक्टिव होना चाहिए कि हम जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछे घुमाए, हम उसी के हिसाब से उसके आंसर दे दें। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है आपको, एकदम क्लियर है। चलो आ जाए यहाँ पे सोडियम में देखो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड H2 और क्या, हीट। अब ध्यान, इसमें दो रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी पे तैरने वाला जो बताया था, याद है, एग्जाम में आता है। पानी पे तैरेगा, जब आप कराओगे ना पानी से रिएक्शन, तो वो मेटल क्या हो जाएगा, पानी पे फ्लोट करेगा। तो ध्यान रखिए, कैल्शियम की बात कर रहे हैं, हम किसी बात कर रहे हैं, मैग्नीशियम की। ये एनसीईआरटी में बीच में दिया हुआ है, तो वही रिएक्शन ये 2 और 3, ध्यान से देखिएगा इसको। हम बात कर रहे हैं किसका, कैल्शियम का। तो कैल्शियम जो है वो कोल्ड वाटर से रिएक्शन कराया, क्या बनाएगा, कोल्ड वाटर से कुछ बनाया, कैल्शियम का क्या, हाइड्रोक्साइड, और कौन गैस। और ये लेस वायलेंट होता है, उतना वायलेंट नहीं होता जितना वायलेंट कौन है, सोडियम और पोटासियम। तो ध्यान रखिएगा, कैल्शियम वाटर से रिएक्शन करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्या, H2। क्लियर है। और ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन कैल्शियम, जब ये रिएक्शन चल रहा होता है, किसका हिस्सा, कैल्शियम और किसका। तो रिएक्शन चलने के दौरान कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है, कैल्शियम किसके ऊपर फ्लोट करने लगता है, वाटर के ऊपर। और क्यों तैरता है, क्योंकि इसमें कौन सा गैस रिलीज हो रहा होता है, हाइड्रोजन गैस। तो वो हाइड्रोजन गैस कैल्शियम के नीचे क्या होता है, स्टिक हो जाता है। आपको पता है हाइड्रोजन गैस बहुत हल्का होता है, याद है, रॉकेट में कौन सा फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, काहे, खटाक से हो जाएगा ऊपर, हल्का होता है बहुत। हाइड्रोजन वाला बैलून देखे हो, हाइड्रोजन बैलून देखे हो, छोड़ दो खाली आप बैलून, इतना ऊपर जाएगा ताकि तो नहीं पाओगे उसको, होता है नहीं होता है। तो होता है क्या है कि जब कैल्शियम जब पानी से रिएक्शन करता है ना, तो कैल्शियम के सरफेस पे, मेटल सरफेस होता है ना, उसके सरफेस पे क्या होता है आपका, नीचे हाइड्रोजन गैस क्या होता है, स्टिक हो जाता है, जिस कारण से कैल्शियम जो है पानी के ऊपर कौन सी करने लगता है, फ्लोट करने लगता है। ध्यान रखिएगा, ये वो रिएक्शन है जिसमें आपको मेटल जो है पानी के सरफेस पे क्या करता है, तैरता है। तो इस रिएक्शन को इस हिसाब से याद रखिएगा, बहुत तरीके से ये रिएक्शन आपको काम आने वाला एग्जाम, अगर आ गया गलती से पूछ दिया तो कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग, पूछता है वाई, बिकॉज द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म जो बनता है वो स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है टू द सरफेस ऑफ द मेटल। कौन सा मेटल, कैल्शियम। समझ में आया, क्लियर है। यहाँ मेटल राजे है, बहुत लोग समझे कि मेटल कौन है, किसकी बात की जा रही है, तो ध्यान रखिए कौन सा मेटल है यहाँ पे, कैल्शियम। ठीक है, वजह किस पे, मैग्नीशियम। तो सेम इसमें वही पूरा एकदम फोटोकॉपी इसमें यही है। बस ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि मैग्नीशियम मेटल किस कौन सा पानी से रिएक्शन करता है, हॉट। और वो कौन चीज से था, मैग्नीशियम कौन चीज है, हॉट। मैग्नीशियम ठंडा दिमाग वाला नहीं होता है, याद कीजिए पहला रिएक्शन कौन सी किए थे, गर्म किए थे। इसको ठंडा से काम नहीं होने वाला है, इसको तो गर्मी देना पड़ेगा। इसको मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम मेटल रिएक्ट्स विद कौन वाटर, हॉट वाटर टू फॉर्म व्हाट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ठंडा पानी गर्म पानी बनाया कौन सी, मेटल हाइड्रोक्साइड, पता है ना, ठंडा दो गर्म दो, बना कौन सी, हाइड्रोक्साइड बनाएगा, बना कौन सी, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और क्या बना, लेकिन फिर वही रखना है यार कि इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिक टू द सरफेस ऑफ मैग्नीशियम। क्लियर है। तो दो रिएक्शन याद रखना है, वो पानी पे तैरने वाला, एक कौन है, कैल्शियम, और एक कौन है, और ये भी ध्यान रखना है एक कोल्ड वाटर है
और ये क्या है, इसमें भी आपको घुमा देगा, बोलेगा कि वो रिएक्शन लिखिए जो हॉट वाटर से होता है, और वो मेटल कौन सी बता रहे, पानी पे, तो हॉट वाटर में कौन आ जाएगा और ठंडा पानी में कौन आ जाएगा, तो यहाँ भी घुमाएगा आपको। सीबीएसई बेटा ये बात समझ में आया, एकदम डीप जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाएगा, डीप जाएगा बट एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएगा। ये भी इसका लिमिटेशन है, अपना एक दायरा है इसका। क्लियर है? क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तैरने वाला बात आएगा तो भाई कैल्शियम मैग्नीशियम दोनों है, लेकिन उसमें भी आ गया कौन है, वो ठंडा पानी और वो ठंडा पानी में कौन, और मैग्नीशियम गर्म पानी में। क्लियर है? अब बनाया एक चीज कौन सी, हाइड्रोक्साइड, और कौन गैस निकलेगा, आगे बढ़ा जाए। अब बात कर रहे हैं, ठंडा पानी हो गया, गर्म पानी वाला देख लिया मैग्नीशियम। अब आप बात कर रहे हैं कौन सी का, स्टीम का। स्टीम में याद रखिएगा अल्युमिनियम, आयरन और जिंक। देखो अल्युमिनियम को स्टीम दोगे आप तो क्या बना है, अल्युमिनियम पता है ना मेटल ऑक्साइड बनेगा। अब तो पता है कि स्टीम देंगे तो कौन सी बनेगा, मेटल ऑक्साइड, और कौन सी अल्युमिनियम रहेगा तो अल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक रहेगा तो जिंक ऑक्साइड, और क्या रहेगा आयरन रहेगा तो क्या बनेगा, आयरन ऑक्साइड। और ये कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस। तो अल्युमिनियम बात स्टीम, देखो ठंडा पानी रहे, गर्म पानी रहे, स्टीम रहे, फॉर्मूला कौन सी होता है, H2O। ये नहीं कि भाई स्टीम का अलग फॉर्मूला निकलेगा, स्टीम कौन सी का रूप है, पानी का रूप है, तो कथी रहेगा, H2O। चलिए ऐसे मान लीजिए हम लोग डॉक्टर कलेक्टर बन जाएंगे, तो क्या आदमी नहीं रहेंगे, मुझे भी नहीं रहेंगे ना, कि दूसरा प्लांट का आदमी। क्लियर है ना, वही बात है। ठंडा पानी रहे, गर्म पानी रहे, स्टीम रहे, फॉर्मूला कौन सी रहेगा, वाटर, H2O। मेटल्स, और यार कौन रिएक्शन नहीं करता है, ध्यान रखिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकता है, क्योंकि मैंने बताया था स्टार्टिंग में ही कि पूरे मेटल्स आपके पानी से रिएक्शन नहीं करते हैं। कौन कौन नहीं करता है, याद रखिए, लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, क्या रिएक्शन हो गया हम लोग, अरे वो कितना पढ़ लिए, दो टाइप का पढ़ लिए, एक वो कौन सी जो है ऑक्सीजन जो है, वो वाटर के साथ। क्लियर है? ऑक्सीजन क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड, और में कुछ मत लगाइएगा साथ में, ठीक है, रट्टा मारना है तो नहीं कि लगा दिया हाइड्रोजन, जहां मन किया हाइड्रोजन गैस लगा दिया तो हम भी काट देंगे वहां, ठीक है। दूसरा मेटल किसके साथ, वाटर के साथ, चाहे ठंडा पानी गर्म पानी क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। और स्टीम में क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। एम्फोटरिक ऑक्साइड किसको बोलते हैं, कौन, जो कौन नहीं, मेटल ऑक्साइड, समझ में आया, मेटल ऑक्साइड जो अब जो लगाएंगे, जो एसिडिक नेचर भी शो करे और बेसिक भी शो करे। याद रखिएगा, मेटल नहीं, कौन सी, मेटल ऑक्साइड। एसिड ये पढ़ चुके हुए आप, फिर दोबारा पढ़ा रहे हैं, एसिड वैसे पढ़े हुए नहीं, फिर से देखिए, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, पहले बता दे रहे हैं आपको। तो मेटल ले सकता है, इससे क्या बनाता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। तो देखो HCl लिए, सोडियम मेटल लिए, तो सोडियम पता है ना बहुत रिएक्टिव होता है, तुरंत रिएक्ट करेगा फट से, तो सोडियम को HCl से मिला, क्या बना, सोडियम क्लोराइड, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम HCl क्या बनाया, ये प्लस हो गया, यहाँ पे क्या डालेंगे, क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, ठीक है। फिर आपका अल्युमिनियम HCl क्या बनाएगा, अल्युमिनियम क्लोराइड और, तो देखो सब में कौन सी बन रहा है, सॉल्ट हाइड्रोजन, सॉल्ट हाइड्रोजन, सॉल्ट हाइड्रोजन बन रहा है कि बन रहा है। फिर देखो यहाँ इट इज लेस, ये देखो एक हम पैटर्न में डाले हुए हैं, ये बहुत तेजी रिएक्शन करेगा, ये उससे कम रिएक्शन करेगा, मतलब उतना कम तेजी से रिएक्शन करेगा, ये उससे भी कम से रिएक्शन करेगा। समझ में नहीं आ रहा है क्या? फिर अब फिर क्या है, जिंक और HCl क्या बनेगा, जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस। ध्यान रखिएगा, वाटर में भी कौन सी मिल रहा है आपको, हाइड्रोजन गैस, और एसिड में भी कौन सी मिल रहा है, ध्यान रखना है। हाइड्रोजन गैस आपको वाटर से रिएक्शन करने में मिल रहा है, और कौन सी से मिल रहा है, एसिड के साथ भी मिल रहा है हाइड्रोजन गैस। अब देखो कॉपर जो है डायरेक्ट एसिड रिएक्शन नहीं करता है, इससे नो बबल्स कैन बी फॉर्म, और वो लेस रिएक्टिव होता है किससे, आयरन से। फिर आपका मेटल रिएक्ट विद H2SO4, देखो एसिड कोई भी हो, चाहे H2SO4 हो, चाहे आपका कोई भी एसिड हो, HCl हो, आपको पता है कौन सी बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। आपको बस करना ये है, आपको रिएक्टिविटी सीरीज पता होना चाहिए कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, कौन सा मेटल क्या है कम, जो आगे आपको काम आएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये पता होना चाहिए कि मतलब रिएक्शन हर टॉपिक का, हर केमिकल प्रॉपर्टी का एक दो रिएक्शन एटलीस्ट याद रखिएगा, कितना रिएक्शन, और हर एंगल से याद रखिएगा। हर एंगल क्यों बोल रहे हैं, किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, XY के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जनरली उसी फॉर्म में क्वेश्चन आता है, पता ना कि मेटल X रिएक्ट विद दिस एसिड टू फॉर्म दिस एंड दिस, ऐसे क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। आप सैंपल रिपोर्ट बनाना, उसमें इस तरह क्वेश्चन रहता है। तो जब हम सैंपल रिपोर्ट्स कराएंगे आपको, जब उससे आप रूबरू होगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई करना क्या है वहां, ठीक है। इसलिए बोलते हैं आप लोग, अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ, रिविजन करवा रहा हूँ,
तो आप साइड साइड बैक बाई बैक आप क्या करो, घर में सैंपल पेपर भी सॉल्व करते चलो, क्योंकि मैं सैंपल पेपर कब करवाऊंगा, जब खत्म हो जाएगा तब तक आप पहले से तैयार रहो। क्लियर है? चलिए, इसमें हम टाइम नहीं ले रहे हैं क्योंकि हो चुका है। अब देख लीजिए, जैसे इसमें एक एक्वारेजिया आता है। अब ध्यान रखिएगा, एक एक्सेप्शन इसमें आता है जो मैंने आपको बताया था पहले भी और आज बता रहा हूं कि जनरली मेटल रिएक्ट करते हैं एसिड से, तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट। और एक ऐसा मेटल है जो कि नहीं सुधरता है, एक एसिड है जो नहीं सुधरता है आपका, उसमें कौन सी होता है आपका, हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा। ध्यान रखिएगा, कौन सा एसिड, तो नाइट्रिक एसिड। कौन सा एसिड, वाई। क्वेश्चन आता है वाई, बोलेगा कि मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, बट when metals react with nitric acid hydrogen gas is not formed, give reason। तो बोलेंगे नाइट्रिक एसिड जो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाइट्रिक एसिड कौन सा एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपके दिमाग में आया कि भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, हम फिर से बता रहे हैं, जो कोई चीज करने में हेल्प करे, ऑक्सीडेशन। मतलब वो किसी को भी फट से अपना क्या दे देगा, ऑक्सीजन, कि भाई तुम मिल जाओ। बात समझ में आ रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो ऑक्सीडेशन करने में क्या करे, ऑक्सीडेशन मतलब क्या, ऑक्सीजन देना, ताकि वो ऑक्सीजन से क्या हो जाए, रिएक्शन करके क्या बना दे, कुछ भी बना दे। तो होता है क्या है कि नाइट्रिक एसिड से जब कोई मेटल रिएक्शन करता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन बनता जरूर है, लेकिन ये इतना फास्ट होता है ना, मतलब इतना फास्ट प्रोसेस है कि हाइड्रोजन जैसे ही बना ना, फटाक से आपका क्या करता है, नाइट्रिक एसिड अपना कुंजी दे देता है हाइड्रोजन को, ऑक्सीजन और कुंजी बन जाता है बॉडी से। समझ में आया? H2 बना नहीं कि जैसे ही बना उसी टाइम पे एक कौन एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तुरंत O2 देता है फटाक से H2 को। H2 O2 पता है भाई है, तुरंत क्या करता है, कंबाइन करके कौन सी बना दिया, H2O बना दिया, वाटर। तो देखो आप पढ़ लो इस कहानी। When metal react with nitric acid, then hydrogen gas is not evolved। लिखा है कि नहीं, हाइड्रोजन गैस इज नॉट। अभी तक कहानी पढ़ रहे थे कौन सी, हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व सब में, लेकिन एगो में एसिड में नहीं देगा। कौन सा एसिड में, याद रखिएगा, इज्जत दीजिएगा इस एसिड में, जो खतरनाक है, आपका नंबर कटवा सकता है एग्जाम में, अगर याद नहीं रहा। कौन सा एसिड है ये, अच्छा फुल फॉर्मूला क्या होता है, HNO3 क्या होता है, देखो क्यों होगा, रीजन क्या है, दिस इज बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये स्लाइड में भेज दूंगा आप लोगों को, जो मैंने रिड्यूस करके आप लोगों को दिया है, एक हुआ बहुत लंबा स्लाइड होगा, तो ये वाला भी आपको भेज देंगे। इट ऑक्सीडाइजेस H2, किसको ऑक्सीडाइज कर देता है, ऑक्सीडाइज का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन इसमें ऐड करा देना, तो H2 को ऑक्सीडाइज कराएगा तो क्या बन जाएगा, वाटर। एंड इटसेल्फ, और अब खुद नाइट्रिक एसिड क्या बन जाता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। किस फॉर्म में, या तो वो N2 बना लेगा, या तो क्या बनाएगा, NO बना लेगा, या तो क्या बना लेगा। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बेटा, ध्यान रखिएगा। कौन सा क्वेश्चन है, इसी थ्योरी के फॉर्म में एग्जाम में आएगा। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं किसका, एक्वारेजिया। तो एक्वारेजिया, देखो एक्वारेजिया एक ऐसा सोल्यूशन है, दो एसिड का सोल्यूशन मिक्सचर है। कौन कौन एसिड का, तो नाइट्रिक एसिड का और HCl। कैसा ऐसा मिक्सचर है, नाइट्रिक एसिड का और अब देखो, जब दो कोई चीज को मिलाते हो तो कोई पार्टिकुलर प्रोपोर्शन में मिलाते हैं, रेशियो मिलाते हैं, कि भाई एक एसिड का कितना मात्रा लेंगे और उसका कितना मात्रा लेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें हम नाइट्रिक एसिड कितना लेते हैं, 1, और इसका कितना लेते हैं, 3। अगर 4 पार्ट है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, 4 हिस्से में बांटिएगा, तो एक हिस्सा क्या लेंगे, HNO3 क्या लेंगे, और बाकी 3 हिस्सा क्या लेंगे, HCl। कितना वाला रेशियो, 1:3। तो 1:3 के रेशियो में अगर हम मिलाते हैं नाइट्रिक एसिड और किसके साथ, HCl के साथ, तो उस सोल्यूशन को हम क्या नाम दिए गए, एक्वारेजिया। और याद रखिएगा, एक्वारेजिया एक ऐसा मिक्सचर है जो किसी को भी अपने में क्या करता है, डिजोल्व करा देता है। गोल्ड को भी डिजोल्व करवा लेता है। समझ में आया कि यार, गोल्ड ऐसे डिजोल्व नहीं होता है एसिड में, रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन एक्वारेजिया में क्या हो जाएगा, डिजोल्व हो जाएगा। इसलिए सोना वोना को साफ करने के लिए जो सोनार जो है साफ करता है ना, तो कौन सी मिलाता है, वो एक्वारेजिया में डालता है। तो उसके ऊपर जो होता है ना, जो क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन जो हो गया था थोड़ा बहुत, ऊपर का परत को साफ करने के लिए, इससे क्या होता है, सोना का वेट भी जा सकता है। समझ में आ रहा है कि हो सकता है कि भाई गोल्ड किस में चला जाए, एक्वारेजिया। ध्यान रखिएगा, इसमें क्वेश्चन भी है क्या आपका एनसीईआरटी में। क्लियर है? ये देखो लिखा हुआ है ना, एक्वारेजिया कैन डिजॉल्व ऑल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लैटिनम, whereas concentrated nitric acid of concentrated HCl alone अकेले ये डिजॉल्व नहीं करा सकता है, किसको, गोल्ड और प्लैटिनम को। बात समझ में आ रहा है, कौन डिजॉल्व करा लेगा, एक्वारेजिया होता कौन चाहिए, किसका मिक्सचर होता है, नाइट्रिक एसिड और
हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड कितना रहता है 1:2, क्या रेशियो रहता है उसका 1:3। 1 किसके लिए है नाइट्रिक एसिड होगा और 3 पार्ट किसके लिए है, तो एक हिस्सा रहेगा नाइट्रिक एसिड और 3 हिस्सा क्या रहेगा। मतलब अगर बात करेगा 100 लीटर का सोल्यूशन है तो उसमें 25 लीटर क्या होगा HNO3 और 75 क्या होगा। नेक्स्ट, हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स। वही है मेटल का साल्ट सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल्स। देखो यहाँ पे सबको भूल जाइए, यहीं पे आइए। मेटल एक किसी मेटल को अगर हम साल्ट सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल रिएक्शन कराते हैं और अगर ए मेटल जो है बी से क्या है ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या करेगा, ए जो होगा बी को उसके साल्ट सोल्यूशन से क्या कर लेगा डिस्प्लेस कर देगा और डिस्प्लेस करके क्या बनाएगा साल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल ऑक्साइड। नहीं, साल्ट सोल्यूशन ऑफ क्या है ए प्लस क्या है मेटल बी। क्लियर है, क्यों बनाया, क्योंकि मेटल ए जो है बी से क्या है आपका ज्यादा रिएक्टिव। देखो मेटल ए इज मोर रिएक्टिव देन मेटल बी and then metal A will displace metal B from its salt solution to form कौन सी salt solution हो गया। ये 2 बार रिपीट हो गया है ऑफ मेटल A एंड मेटल B अलग हो गया। अब इस पे कुछ रिएक्शन देख लेते हैं। बोलिए सर और जाइएगा डिस्क्रिप्शन इस पे। चलिए बहुत बढ़िया, इस पे रिएक्शन हम बता देते हैं। जैसे मान लो कि हम लिए जेडन लिए और H2SO4 लिए, नहीं जेडन लिए और कॉपर सल्फेट लिए। याद होगा ये रिएक्शन बहुत आसान है। क्या करेगा, जिंक जो है कॉपर से क्या है, देखो ये हो गया मेटल ए आपका जो भाई, इसी का नाम पढ़े थे ना आप लोग, और क्या है साल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी पढ़े थे ना, साल्ट सोल्यूशन ऑफ मेटल बी। तो यहाँ पे मेटल बी कौन है आपका कॉपर, कौन है, ध्यान रखिएगा कोई भी कंपाउंड रहेगा ना भाई तो बाएं साइड में होता है मेटल और दाएं में क्या होता है, तो देखो ये लेफ्ट में कौन है कॉपर, तो कॉपर क्या हो गया मेटल, तो कॉपर मेटल बी हो गया। तो कॉपर सल्फेट ये साल्ट सोल्यूशन है किस मेटल का, कॉपर का। अब देखो ये रिएक्शन कब होगा, ये रिएक्शन तभी होगा जब मेटल बी जो होगा वो मेटल ए से क्या होगा लेस रिएक्टिव होगा। तो जिंक जो होता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है, तो कॉपर को क्या करेगा वो डिस्प्लेस कर देगा। अच्छा इस रिएक्शन को एक और नाम बोलेंगे, कौन नाम, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जिंक SO4 रिएक्शन कर जाएगा, क्या हो जाएगा SO4 प्लस, इसीलिए इसमें रिएक्शन नहीं लिखे सीधा, ये जानते हैं यार की बात हो गया कि नहीं हो गया। क्यों रिएक्शन हुआ, बिकॉज मेटल ए जो है मेटल बी से क्या है ज्यादा रिएक्टिव, तो क्या बन गया आपका जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। क्लियर है। इसमें एक क्वेश्चन और भी आ सकता है कि कलर बदल गया है, क्या है, तो बोलेंगे क्या है बदल गया, बिकॉज रिएक्शन हो गया है। समझ में आया नहीं है। अगर जनरली क्वेश्चन आता है कलर बदल गया है क्या है, रीजन पूछेगा। क्वेश्चन आता है सुनिए सर, अगर क्वेश्चन में आता है कलर बदल गया, रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन हुआ और कलर बदल गया, पूछेगा गिव रीजन, तो बोलेंगे रिएक्शन बदल गया है बिकॉज ये उससे क्या है ज्यादा रिएक्टिव है और रिएक्शन हो गया है, इस कारण से कलर क्या हो गया चेंज हो गया। समझ में, बिकॉज आपने पढ़ा था प्रॉपर्टी कि कोई भी रिएक्शन होगा तो हो सकता है कि उसमें कलर क्या हो जाए चेंज हो जाए। ये प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन होने का ये सबूत है कि कलर क्या हो जाना चेंज हो जाना। ठीक है, बढ़े आगे। अब ध्यान दीजिएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के हेल्प से हम क्या करते हैं, हम मेटल्स के रिएक्टिविटी को पता कर लेते हैं कि कौन सा मेटल ज्यादा पावरफुल है, कौन सा मेटल कम पावरफुल है। और मेटल्स के रिएक्टिविटी के आधार पे ध्यान दीजिएगा, मेटल के रिएक्शन करने के एक्टिविटी के आधार पे, एक्टिविटी मतलब कौन कितना ज्यादा रिएक्शन कर रहा है किससे, कितना तेजी से, उसके आधार पे हम मेटल्स को एक सीरीज में बांटे हुए मतलब बनाए हुए हैं। किसके बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी। वी हैव अरेंज्ड द मेटल ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। आई एम रिपीटिंग, वी हैव अरेंज्ड द मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है, सबसे ऊपर में क्या हाईएस्ट और नीचे सबसे क्या होगा लोएस्ट। मतलब सबसे हाईएस्ट रिएक्टिविटी वाला मेटल, फिर उससे कम रिएक्टिविटी वाला, फिर उससे कम रिएक्टिविटी वाला। ऐसे करते करते जब हम सीरीज में बनाते हैं मेटल्स को, जो सीरीज तैयार करते हैं उस सीरीज को क्या बोलते हैं हम लोग। तो सम मेटल्स क्यों ऐसा होता है बनाते हैं, बिकॉज कुछ मेटल क्या है ज्यादा रिएक्टिव होता है, कुछ क्या होता है लेस रिएक्टिव होता है। तो हम रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, लिस्ट ऑफ मेटल्स अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। या व्हेन, अपने भाषा में, व्हेन मेटल्स आर अरेंज्ड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी, देन द सीरीज फॉर्म इज कॉल्ड रिएक्टिविटी सीरीज। जब मेटल्स को हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बेसिस पे क्या करते हैं, सजाते हैं, अरेंज करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। और रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद होना चाहिए ताकि डिस्प्लेसमेंट आप कर पाओ।
ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज है। अब बताइए सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव कौन है? पोटेशियम। उसके बाद कौन है? सोडियम। उसके बाद कौन है? कैल्शियम। याद रहेगा ये रिएक्टिव सीरीज। याद करने में बता दे, करिश्मा ने कार में आके जरा फिर से पंगा लिया है, कल हाईकोर्ट आएगी और क्या कहते ना आप लोगों को। हम ये याद करेंगे देखा बताए थे, याद है आप लोगों को मैंने बताया था ये मतलब तरीका याद करने का। अगर याद करने में दिक्कत हो रहा है तो सुधार लीजिएगा आपको। अगर आपको मान लो डिस्प्लेसमेंट करने में दिक्कत आ रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, अगर ये सीरीज याद है तो आप देख सकते हो कि वेदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल टेक प्लेस और नॉट। जैसे मान लो अगर हम मान लो जिंक है मान लो, ठीक है, और जिंक है और मान लो सोडियम सल्फेट ले लिए। मान लो जिंक है और हम ले लिए Na2SO4 सोडियम सल्फेट, क्या रिएक्शन होगा? पता नहीं करेगा, नहीं होगा, बिकॉज जिंक इज लेस रिएक्टिव देन सोडियम, डिस्प्लेस ही नहीं कर पाएगा इसको। बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये कब जान पाओगे आप? जब आपको रिएक्टिविटी सीरीज क्या होगा बोलिए। यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद लास्ट मेटल और नॉन मेटल, लास्ट टॉपिक, ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद मेटल और नॉन खत्म। हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद नॉन मेटल्स? तो बता दिए हम कि मेटल नॉन मेटल रिएक्शन में क्या बनाता है? कौन सा कंपाउंड? आयनिक कंपाउंड। अब ध्यान रखिएगा, कोई भी मेटल्स जब आपका देखिएगा, मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये लूज करता है और ये क्या करता है? ये लूज गेन। तो ये लूज करेगा, जो लूज करेगा ये क्या कर लेगा? उसको गेन कर लेगा, बन जाएगा कंपाउंड। तो कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये लूज किया, जो लूज किया ये लेके पकड़ लिया उसको, तो गेन हो गया। समझो, ये दो को छोड़ा, दो इलेक्ट्रॉन, और ये दो इलेक्ट्रॉन पकड़ लिया उसका, मतलब ये लूज किया, मेटल क्या किया? लूज किया, और ये उसको क्या कर लिया? गेन। तो जब ये ले लिया उसका दोनों इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब दोनों आपस में क्या हो गया? दोस्ती हो गया। और दोस्ती को क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं? बॉन्डिंग। और बॉन्डिंग कैसा हो गया? आयनिक बॉन्डिंग। और आयनिक बॉन्डिंग से जो दोस्ती बनता है, कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? आयनिक कंपाउंड। क्या बोलते हैं? और आयनिक कंपाउंड में क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक अपना पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देता है और दूसरा उस इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है? रिसीव कर लेता है। मतलब हमको अगर मन किया दान पुण्य करने का, तो अपना मान लो कि मेरे पास 2 टीवी है, इसके पास 1 टीवी नहीं है, तो क्या कर देंगे? 1 टीवी लिए और ले भाई देखो तुम्हारा हो गया, हमको नहीं चाहिए वो टीवी, तो हम कंप्लीट क्या कर दिए? टीवी का हम क्या कर दिए? कंप्लीट ट्रांसफर कर दिए। इसका मतलब क्या हुआ? हमको टीवी से मतलब नहीं है, हम टीवी दे दिए पूरा हमेशा के लिए उसको, हमको कोई हमको मतलब। और इससे क्या हो गया? मान लो कंप्लीट अगर ट्रांसफर कर दी तो मतलब दोस्ती भी क्या हो जाएगा? बहुत खतरनाक वाला। कहीं और मुझे पड़ेगा, हम बोलेंगे हाँ भाई हम जान देने को तैयार है, जो होगा देख लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? कंप्लीट आदान प्रदान हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ इस तरह के बॉन्डिंग को क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्डिंग में जो कंपाउंड बनता है उसको आयनिक कंपाउंड होता है। और याद रखिएगा, आयनिक कंपाउंड में दोस्ती बहुत स्ट्रॉन्ग बनता है, इसलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में, वो क्या होता है? बहुत ही स्ट्रॉन्ग, जल्दी टूटता नहीं। बात समझ में आया कि नहीं है? इसलिए याद रखिए, आयनिक कंपाउंड जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। क्लियर है? क्यों होता है? बिकॉज देयर इज ए कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दीजिएगा, अब बात कर रहे हैं रिएक्शन की, बात कर रहे हैं मेटल और नॉन मेटल के रिएक्शन का। ध्यान सुनना अच्छे से, ये लास्ट टॉपिक है, समझ लो। हम बात कर रहे हैं मेटल का रिएक्शन नॉन मेटल के साथ। तो कोई भी रिएक्शन क्यों करता है? अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को क्या करने के लिए? फुलफिल करने के लिए। और जिस एलिमेंट का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल यानी लास्ट ऑर्बिट फुलफिल्ड होता है, वो रिएक्शन नहीं करता है, वो लेस रिएक्टिव होता है। क्यों? बिकॉज उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल क्या है? फुलफिल्ड है। और जिस एलिमेंट का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल फुलफिल्ड होता है, उस एलिमेंट को हम बोलते हैं नोबल गैस। क्या बोलते हैं? जिस एलिमेंट का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, बाहर वाला ऑर्बिट, लास्ट सेल फुलफिल्ड हो, उस एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? नोबल गैस। क्या बोलते हैं? और नोबल गैस जो होता है वो हाईली अनरिएक्टिव होता है, वो रिएक्शन नहीं करता है। आप ही बोलो क्यों रिएक्शन नहीं करता है? क्योंकि वो पहले से किस स्टेट में है। तो क्या उसको रिएक्शन करने की जरूरत है? नहीं है। क्योंकि रिएक्शन करने का इकलौता उसूल यही है कि हम रिएक्शन तभी करेंगे क्योंकि जब हमारे पास आउटर मोस्ट ऑर्बिटल फुलफिल नहीं रहेगा, तभी रिएक्शन करेंगे। जब फुलफिल्ड है तो रिएक्शन नहीं करेगा। और इसीलिए उनको क्या नाम दिया गया? नोबल गैस। क्या बोलते हैं उनको? या इनर्ट गैस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो, इनर्ट गैस बोलो तब, नोबल गैस बोलो तब, दोनों का मतलब क्या है? एक। और कौन कौन से एलिमेंट है? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, क्रिप्टॉन। हीलियम, नियॉन, आर्गन, जेनॉन, रेडॉन लिखा हुआ है यहाँ पे, रेडॉन तक यहाँ पे क्रिप्टॉन दिए थे। हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। इनका जब आप देखोगे, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आप देखोगे सबका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल क्या मिलेगा? आपको फुलफिल्ड।
इनको हम क्या बोलते हैं, कौन सा गैस के नाम से जानते हैं? नोबल गैस। या क्या होता है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि नोबल गैसेज आर हाईली अनरिएक्टिव, गिव रीजन। नोबल गैसेज आर हाईली अनरिएक्टिव, गिव रीजन। Because they are completely filled outermost orbital, so they are already in which state, and hence they are unreactive. बात समझ में आया कि नहीं है? बात समझ में आया? क्लियर है? चलो आ जाए यहाँ पे। अब हम बात कर रहे हैं किसका रिएक्शन, मेटल का नॉन मेटल से। तो देखो सोडियम लिए और एक लिए क्या, क्लोरीन। सोडियम लिए और क्या लिए, क्लोरीन। ध्यान दीजिएगा सोडियम के पास क्या होता है, बताओ सोडियम का सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। कितना होता है, 11। अब 11 होता है तो कितना बनेगा, 281। कितना होगा, तो 281 होगा। तो आप बताओ ये अपने स्टेबल स्टेट में कब जाएगा, जब लास्ट वाला एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा। और याद रखिएगा मेटल हमेशा लूज करता है, नॉन मेटल हमेशा क्या करता है, गेन। मेटल क्या करता है, नॉन मेटल क्या करता है। तो सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। तो क्या बनेगा, Na क्या बनेगा, प्लस। बिकॉज एक लूज किया है इसलिए एगो प्लस। अगर 2 लूज करेगा तो क्या जाएगा, 2 प्लस। 3 लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, 4 लूज करेगा तो 4 लूज नहीं होगा, मैक्सिमम नहीं होता है, 3 तक बात करते हैं, ठीक है। तो 1 लूज करेगा तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस। 2 लूज करेगा तो 2 प्लस। 3 लूज करेगा तो, बात समझ में आ रहा है। तो सोडियम के पास 281 है, तो एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया, तो क्या बन गया, Na प्लस। अब बात करते हैं क्लोरीन का, ध्यान सुनिएगा। क्लोरीन का होता है 287, क्या होता है, 17 होता है। 17 क्या बन गया, 287। अब 17 है तो 287 है, तो लास्ट में कितना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन। तो कितना चाहिए उसको, 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो Cl पे गेन करेगा तो क्या करता है, माइनस। 1 गेन करेगा तो 1 माइनस, 1 को माइनस। 2 गेन करेगा तो 2 माइनस। 3 गेन करेगा तो 3 माइनस। 4 गेन करेगा तो, समझ में आ रहा है ना बात। देखो बता रहे हैं, तरीका बता रहे हैं आपको, इग्नोर कर। तो क्लोरीन अगर आपका 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो क्या बन जाएगा, Cl पे माइनस। तो देखो Na जो है 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और क्लोरीन क्या कर रहा है, क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना है, गेन करना है। तो ये 1 लूज कर रहा है और ये 1 क्या करना है, 1, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसको देना है, इसको इलेक्ट्रॉन क्या करना है। तो ये जो दे रहा है वो इलेक्ट्रॉन वो क्या कर लेगा, ले लेगा। तो क्या बन गया, बॉन्डिंग। तो क्या बन गया, NaCl। तो कौन सा बॉन्डिंग बना यहाँ, आयनिक बॉन्ड बना। और कंपाउंड NaCl कैसा कहलाएगा, आयनिक कंपाउंड। क्या बन गया वो, आयनिक कंपाउंड। समझ में आ गया बात। तो NaCl इज व्हाट कहलाएगा, कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, ठीक है। तो इसका आपको पूछ सकता है, इसका बताइए आप अच्छे से करके पूरा कंप्लीट तरीके से, आयनिक कंपाउंड कैसे बना है। क्लियर है कौन सी का, NaCl। देखो यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे क्लियर है, मैंने करवाया भी अच्छे से आप लोग कॉपी में। ये तो खैर स्लाइड पे लिखा हुआ है। देखो NaCl का कैसे बना है यहाँ पे। Na जो है 1 इलेक्ट्रॉन क्या किया, लूज किया। देखो इसमें ऐसे रिएक्शन दिया हुआ है किताब में, लेकिन समझाने के लिए मैं ऐसे कर देता हूं। Na जो है, ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा। तो क्या बना लेगा, Na का क्या, प्लस। बोलिए हाँ या ना, क्लियर है ये चीज। Na 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, माइनस कर रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, तो क्या बनेगा, Na प्लस। अब इसी को अरेंज कर दो, तो देखो -1 इलेक्ट्रॉन उधर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा। क्या आप लोग को इक्वेशन सॉल्व करना आता है, अगर इस एरो के बाएं साइड में जो रहता है उसको हम दाएं में ले आते हैं तो क्या बन जाता है, प्लस। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, Na एरो पहले से क्या हो जाएगा, Na प्लस, इसको ले जाएंगे क्या हो जाएगा, प्लस। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए हाँ या ना। तो एनसीईआरटी में वही दिया हुआ है ऐसे, जो लोगों को समझ में नहीं आता है जनरल, इसी को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। बात समझ में आया, क्लियर है। चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, बात क्या है, एक है। समझ में आया ना भाई। सोडियम को कितना इलेक्ट्रॉन लूज करना है, 1 ही इलेक्ट्रॉन लूज करना है ना, क्या वो फालतू का इलेक्ट्रॉन है उसके पास। अब मेटल ऐसे भी इलेक्ट्रॉन लूजे करता है स्टेबल स्टेट बनाने के लिए। तो सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्या बनाया, Na प्लस। यानी इस रिएक्शन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाओ क्लोरीन का। तो क्लोरीन के पास कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा, कितना चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्लस करेगा, गेन करेगा। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, प्लस। तो क्या बन जाएगा, Cl का कौन सी, माइनस। गेन करने पे आपके पास कर्जा आ गया, कर्जा आ गया, चार्ज कौन सी, माइनस, है ना। दांत को करोगे तो क्या आएगा, प्लस। लूज करोगे तो प्लस, गेन करोगे तो माइनस। तो देखो Cl प्लस इलेक्ट्रॉन क्या बन गया, Cl माइनस। अब देखो इसके पास हो गया Na प्लस, उसके पास क्या हो गया, मतलब इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन क्या करना है। तो देखो यहाँ पे रिएक्शन Na प्लस Cl, यहाँ पे आपका हुआ Na और क्या मिला, Cl, दोनों को मिला रहे हैं। तो इसको ऐसे लिखना ना, यहाँ पे Na जो है प्लस है और क्या है आपका Cl कौन सी है, माइनस है। रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा, Na और यहाँ पे NaCl कौन का मान बना आपका, कौन सा का मान बना है,
आयनिक कंपाउंड। बोलिए समझ में आया कि नहीं है? वैसे ही आपको बात करते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड है, इससे बात कर रहे हैं। देखो मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करते हैं, यहाँ देखिएगा, यहाँ देखो मैग्नीशियम का होता है 282, कितना होता है? तो कितना बनेगा? Mg को क्या हो प्लस 2 प्लस हो गया कि नहीं हो गया? और क्लोरीन क्या वो है? 2 है हमारे पास, कितना है? 2। तो एगो, अब एक क्लोरीन पे माइनस चार्ज होगा और एक क्लोरीन पे भी कितना चार्ज होगा? माइनस चार्ज होगा कि नहीं होगा? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कितना माइनस Cl माइनस हो गया 2, Cl माइनस क्या है 2, तो क्या हो जाएगा आपका MgCl2। समझ में आया कि नहीं है? अरे बोलिए समझ में आया कि नहीं है? अब इसका हम लोग उस तरीके से भी दिखा सकते हैं, क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके दिखा सकते हैं, याद है? उस तरीके से बताया था आप लोगों को, बता दें इसको इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर के माध्यम से इसको बता सकते हैं हम लोग। बता दें इसको ना, कैसे बताएंगे उसको पता है? देखो बता रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर बता रहे हैं। सोडियम है और क्लोरीन है, ठीक है? तो इसी में देखो, इसी में देखो सोडियम यहाँ दिख रहा है सबको, यहाँ पे सबको दिख रहा है, विजिबल है? देखो यहाँ पे हम कैसे बता रहे हैं? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। तो सोडियम के ऊपर कितना इलेक्ट्रॉन है? बैलेंस 1, ठीक है? क्लोरीन के पास क्या होता है? 7, कितना होता है? 1 क्रॉस दिखाते हैं, 1 2 3 4 5 6 और क्या हो गया? 7। तो बताओ इसको क्या बनाना है? इसको 8, इसको एगो क्या करना है? दे देना है। तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन ही अपना पूरा इसको क्या कर देगा? बोलिए समझ में आया? पक्का? ऐसे ही देगा तो क्या बन गया? यानी क्या बन गया? प्लस, और ये क्या बन गया? माइनस। क्या बन गया? कंप्लीट है? बोलिए अगर आपको आयनिक कंपाउंड को बढ़िया से बताना हो तो ये एक तरीके से बता सकते हो, इस तरीके से कोई दिक्कत? अब मैं बताने जा रहा हूँ मैग्नीशियम क्लोराइड जनरली आता है इलेक्ट्रॉनिक डॉट स्ट्रक्चर। देख लीजिए यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को दिखाना है आपको, यहाँ पे कैसे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, वो दिखा रहा है यहाँ पे। देखो यार वो दिक्कत। अब देखो हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम क्लोराइड का, यानी कि एगो मैग्नीशियम क्लोराइड एगो Mg क्या क्लोरीन है आपका? 2 क्लोरीन है ना? मैग्नीशियम व्हाट इज द फार्मूला ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड? MgCl2। तो एगो Mg क्या क्लोरीन 2। तो देखो ऐसे Mg आप पता है ना क्या होता है? Mg लिए हम या Mg ऐसे ही ले लीजिए, चलो ऐसे ही ले लिया। और मान लो क्लोरीन क्या है हमारे पास? 2। समझिएगा अच्छे से, समझना अच्छे से, ठीक है? Mg लिए हम और क्लोरीन कितना लिया हमने? 2। क्लियर है? Mg के ऊपर क्या है इलेक्ट्रॉन? व्हाट इज द बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ Mg? 2। तो दो डॉट होती है इसमें, बिकॉज 282 होता है। क्या होता है Mg का? 12 होता है एटॉमिक नंबर। तो क्या बनेगा? 282। तो कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन? 2। तो लगा दिए 2। क्लोरीन का कितना होता है? 7। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है? अब बताओ इसको क्या चाहिए? डिमांड दे दिया। इसको क्या चाहिए? दे दिया। हो गया काम, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, इसका भी काम हो गया, बॉन्डिंग हो गया, दोस्ती बन गया। और दोस्ती बनेगा सब जुड़ जाएगा आपस में। जुड़ेगा तो Mg को ऊपर क्या चार्ज 2 प्लस, क्यों कहता है इलेक्ट्रॉन लूज किया है। अब इस पे आ जाता है क्लोरीन था इसमें, ये भी एक ही, देखो एक ही एलिमेंट का ना 2 है, इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ देखिएगा, यहाँ पे समझिएगा 2 लगा है, ठीक है? ए वो Cl का बात करेंगे हम बात, क्योंकि 2 लगा दिए मैंने यहाँ पे हम, तो क्या करेंगे यहाँ पे? Cl, ठीक है? अब क्या हो जाएगा? माइनस। ए वो इलेक्ट्रॉन ले लिया है नहीं, कितना हो जाएगा? माइनस। आप बोलोगे सर आप यहाँ 2 माइनस क्यों लगा रहे हो? तो अब इसलिए लगा रहे हैं बिकॉज हम एक क्लोरीन का लेकर बात किए हैं, और इसे ऐसा क्या है 2, तो यहाँ लगा दिया 2, ठीक है? तो अब 2 लग गया मतलब Cl क्या हो गया? तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? MgCl। क्लियर है? इसको क्या आप नोट करना चाहोगे तो नोट कर सकते हो, या कॉपी में नोट है आपके पास? अगर नोट है तो कोई बात नहीं है, अगर नोट नहीं है तो पक्का नोट कर लो इसको। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है MgCl2, बहुत बार आ चुका है, मैक्सिमम टाइम। NaCl कम बार पूछता है, लेकिन ये बहुत बार पूछा है MgCl2। इलेक्ट्रॉन डॉट नहीं, आप डॉट से भी दिखा सकते हैं, क्रॉस से क्या होता है देखने में आसानी होती है ना? विजन क्लियर हो जाता है। किसी का स्कूल नहीं ना है? कितने बजे चलना है? अभी निकलिएगा। एगो टॉपिक और पढ़ा था यानी कंपाउंड, 2 मिनट आगे तैयार हो गया। ठीक है, निकलिए आप लोग जो है
जिसका स्कूल होगा बता दीजिएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि पढ़ते चलेगा और स्कूल छूट जाए, क्योंकि प्रैक्टिकल एग्जाम भी जरूरी है ना। बस लास्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। चलिए अच्छी बात है कि एक दिन में खत्म कर देंगे चैप्टर। बोलिए केमिस्ट्री पहले खत्म कर देगा, फिजिक्स पढ़िएगा इसके बाद। फिजिक्स लाइट बढ़ा देगा इसके बाद, तो लाइट है ना इसके बाद। हम बोलो जो पढ़ना है पढ़ लो, हमको कोई दिक्कत नहीं। बस मेरे पास जब बैठिए ना ऐसे बैठिए, बोलते जाएंगे दिमाग में, पूछते जाइएगा। यही नहीं कि एक बार फोकस आपका गड़बड़ाया क्लास में, कहीं दिमाग है आपका और आपका मन, दोनों में 36 का आंकड़ा होता है। दिमाग बोलता है पढ़ो, मन बोलता है नहीं हम बाहर जाएंगे। पता है दिमाग आपको बोलता है कि आप पढ़ोगे तो पास करोगे, अच्छा नंबर आएगा, लेकिन मन बोलता है नहीं हम खेलेंगे, हम दोस्त से बतियाएंगे, ठीक है, हमको अच्छा लगता है। दिमाग बोलता है नहीं खराब बात है, बाद में तुम अच्छा कर सकते हो, बात कर सकते हो, लेकिन नहीं मन लगा नहीं हम तो करने करेंगे। कंट्रोल करना पड़ता है, दोनों को मिलाइए तब जाके आप आगे बढ़िएगा। और नहीं कीजिएगा मन को कंट्रोल नहीं कीजिएगा तो बर्बाद हो जाइएगा, क्योंकि मन चंचल होता है। आई हर जगह दिया हुआ, जितना भी होली बुक्स है हर सब में दिया हुआ है। गीता ले लो, कुरान ले लो, सब में लिखा हुआ है कि इसको कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। मिटा इसको। देखो ये वाला MgCl2। चलिए एक बार लास्ट जरा 10 बार पढ़ दो, क्या लिखा होगा देखो ना, याद रखिएगा। आयनिक कंपाउंड डेफिनेशन, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे अपने से एक और बात वर्ड लगा दो, कंप्लीट। क्या लगा दोगे? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। दस व्हेन मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल क्या बनता है? आयनिक कंपाउंड। और मेटल जो है मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता। लास्ट टॉपिक आज का। तो केमिकल बॉन्डिंग बात करते हैं भाई। केमिकल बॉन्डिंग तो पता होगा ना क्या होता है। केमिकल बॉन्डिंग क्या होता है बताइए? कितने तरह का होता है केमिकल बॉन्डिंग? दो तरह का होता है, एक होता है आयनिक बॉन्ड और एक आयनिक बॉन्ड में क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है बिटवीन द एटम्स। और इसमें क्या होता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। बस ये पता है ना पड़ेगा इसको। नहीं आगे नेक्स्ट लास्ट प्रॉपर्टीज ऑफ। और प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड किसे पढ़ना है आपको? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो उसके लिए बचा के रखते हैं। इसमें आयनिक कंपाउंड पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, बहुत ही खतरनाक होता है जुड़ा उसमें। तो जाहिर सी बात है वो किस सिस्टम में पाया जाएगा? हार्ड होगा और क्या होगा? सॉलिड। आयनिक कंपाउंड पता है ना, मैंने बताया ना कि बहुत तगड़ा फोर्स लगता है जो जुड़ा होगा उसको होता है, जल्दी टूट तोड़ना उसको आसान नहीं है। इसी कारण से आयनिक कंपाउंड किस सिस्टम पाया जाता है? सॉलिड। और क्या होता है? हार्ड। काहे होता है पूछ सकता है एग्जाम्पल में क्वेश्चन में आपसे। आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली हार्ड या आयनिक कंपाउंड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड। गिव रीजन। बात समझ आ रहे हो? क्वेश्चन कैसे पूछेगा इससे आपको? आयनिक कंपाउंड्स आर स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड, गिव रीजन। तो क्या दोगे? बिकॉज ऑफ किस क्या? स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किससे बीच में? पॉजिटिव एंड। पॉजिटिव आयन कहां से है? मेटल से। नेगेटिव आयन कहां से है? दोनों का अट्रैक्शन के तभी ना है। पॉजिटिव आयन और के पास क्या है? इसका जुड़ाव क्या हो गया? बहुत ही पावरफुल। इसी कारण से क्या होता है वो किस सिस्टम पे आता है? सॉलिड एंड। क्लियर है? चलो मेल्टिंग। अब जब राइट से बात है, अगर वो हार्ड होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? हाई की लो। अगर कोई सब्सटेंस हार्ड है, बहुत हार्ड है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो लिखेंगे आयनिक कंपाउंड्स है हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड सॉल्युबिलिटी। आयनिक कंपाउंड क्योंकि आयन्स है, आयन वाला कोई भी चीज रहता है तो पानी में क्या हो जाता है? टूट जाता है। पता है ना? अगर कोई आयनिक चीज है तो पानी में डालोगे तो क्या हो जाएगा? वो डिसोसिएट हो जाएगा इनटू आयंस। तो आयनिक कंपाउंड जो होता है आर सोल्यूबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट, जैसे केरोसिन और पेट्रोल। अब कोवेलेंट कंपाउंड का उल्टा होता है, वो पानी में डिजॉल्व नहीं होता है और सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाता है। समझ में? देखो ये याद होगा, दूसरा भी याद हो गया आपको। अब आते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आयनिक कंपाउंड है, कौन चीज से बना हुआ है? कौन चीज से बना हुआ? आयन से बना हुआ है ना। याद रखिएगा सॉलिड स्टेट में तो कंडक्ट नहीं करेगा। सॉलिड स्टेट में क्या होगा? कंडक्ट। लेकिन जब उसी को सोल्यूशन में डाल दोगे आप पानी में तो वो क्या हो जाएगा? कंडक्ट हो जाएगा। देखो यहाँ आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी करेगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कब? व्हेन डिजॉल्व इन वाटर।
और when melted they can dissolve because they contain what the particles, charge particles। in solid में वो कंडक्ट नहीं करेगा बिकॉज उसके पास आयंस मूवमेंट नहीं रहेगा, आयंस कम मूव करेगा, उसको नहीं डालोगे आप पानी में। कंप्लीट। अब बचा